अगर जिंदगी में कुछ पाना है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीकों को बदलो, ना कि इरादों को। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक नया लेक्चर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेईई सीरीज में। तो दोस्तों, हमने कल थोड़ा सा एनएलएम का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम फाइनली स्टार्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और पढ़ेंगे एट लास्ट इक्विलिब्रियम के बारे में। अब क्या होता है वो आगे आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन जिन बच्चों को अभी तक भी ये नहीं पता है कि मैंने सर्कुलर क्यों छोड़ा है, तो उनके लिए एक और इंफॉर्मेशन वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि सर्कुलर मोशन में अलग से ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा आपको। वैसे सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन, एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी तीनों में मिला के पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं अलग से ये चैप्टर करवाऊंगा वर्क पावर एनर्जी खत्म होने के बाद। वजह यह है कि वो एक साथ जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको उसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो अभी बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि हमने क्या क्या पिछले सेशन में देख लिया था। तो हमने तीनों लॉस के एक ओवरव्यू की बात कर ली थी, इनके एप्लीकेशन को अभी हम देखेंगे। पहला लॉ आपको क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है किसी भी चीज के ऊपर, नेट फोर्स जीरो है, या बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं लेकिन उनका नेट जीरो है, तो नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी का कांस्टेंट होने से मतलब ये है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई चीज अगर मोशन में है तो वो उसी सेम वेलोसिटी से मूव करते रहेगी बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए हुए, बिना अपने मैग्नीट्यूड को चेंज किए। ठीक है, सेकेंड लॉ जो है उसका कंक्लूजन, वैसे तो लॉ ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम इक्वल यहां लगाते हैं, इक्वलिटी का साइन लेते हैं, तो जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 आ जाती है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। तो ये फोर्स जो है वो अपने पास आएगा dp बाई dt के इक्वल, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहां से मोमेंटम हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास कांस्टेंट है तो बाहर आने पर ये अपने पास नेट फोर्स आ जाएगा जो कि होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एप्लीकेशन हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए इसको बस यही छोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमने एक और बात करी थी कि अगर आपको एवरेज फोर्स निकालना है तो आप वो इस तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और इसके ऊपर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, उम्मीद है वो सबने ट्राई किया होगा। और थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ आपको कहता है कि एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हमने जो देखा था कल कि ए और बी, तो अगर ए ने बी पे कुछ फोर्स लगाया, मान लीजिए ए ने बी पे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स बी पे लग रहा है। किसने लगाया? ए ने। कितना लगाया? एफ बी ए, फोर्स ऑन बी बाय ए। और बी ने ए को भी फोर्स लगाया। तो ये आपको समझना है कि अगर ए बी को अट्रैक्ट करेगा तो बी भी ए को अट्रैक्ट करेगा, और ये कुछ इस तरीके से फोर्स लगेंगे कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, और वो दोनों के दोनों फोर्स जो एक्शन और रिएक्शन पेयर है वो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, सेम बॉडी पे नहीं। ये एक पेयर अगर ए पे लग रहा है तो दूसरा किस पे लगेगा? दूसरा जो है वो लगेगा बी पे। एक फोर्स सॉरी ए पे लग रहा है तो दूसरा लगेगा बी पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्शन भी ए पे लग रहा है और रिएक्शन भी ए पे लग रहा है, जी नहीं। ए ने अगर बी पे कुछ एक्शन लगाया तो बी जो है ए पे रिएक्शन लगाएगा। और जैसा कि मैं कल बता चुका था कि यहां पर बच्चों को ये डाउट होता है कि सर इसमें से एक्शन कौन है, रिएक्शन कौन है, तो दोस्तों किसी एक को एक्शन कह सकते हो तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? रिएक्शन। और यहां पर ये दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ए ने इस पे आज फोर्स लगाया तो बी उस पे कल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से आप देखेंगे तो हर फोर्स जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, ये बात हमने कल देखी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर देखेंगे, जैसे कि मान लो तुम यहां पे खड़े हो और ये ब्लॉक है, और ये अज्यूम करके चलो कि ये सरफेस जो है वो कैसी है? एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहां कोई फ्रिक्शन अभी नहीं। तुमने इस ब्लॉक को लात मारी या धक्का दिया, तो तुमने जैसे ही इस ब्लॉक को धक्का दिया तो क्या होगा कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि तुमने इस पे फोर्स लगाया इधर, तो ये ब्लॉक भी तुम पे क्या किया होगा? फोर्स लगाया होगा इधर।
तो अब तुम क्या महसूस करोगे? अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होगी, अगर ये वाली सरफेस फ्रिक्शनलेस होगी, तो तुमने जैसे ही इसको लात मारी तो उस लात की वजह से वो ब्लॉक जाएगा आगे और तुम जाओगे पीछे। तुम कैसे जाओगे? तुम जाओगे पीछे। अगर कभी ये चीज महसूस करनी है तो तुम क्या करो, एक दीवार के सामने चले जाओ और दीवार को तुम पुश करो। दीवार को जब तुम पुश कर रहे हो तो तुम खुद पीछे जाते हो, है कि नहीं? तुम दीवार को पुश कर रहे हो, तुम खुद पीछे जा रहे हो। तो भाई तुम क्यों पीछे जा रहे हो? तुमने तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो तुम लेफ्ट में क्यों जा रहे हो? अगर तुमने राइट में फोर्स लगाया है अपने हाथों से, तो तुम लेफ्ट में इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुमने दीवार पे फोर्स लगाया राइट में, तो दीवार से तुम्हें रिएक्शन मिला कैसा? लेफ्ट में। इस वजह से तुम लेफ्ट में जा रहे हो, है ना? या फिर हम जब पुशअप्स करते हैं ना, पुशअप्स करते हैं, तो पुशअप्स में भी क्या हो रहा है कि मैं जमीन पे ऐसा हाथ रख के ऐसा प्रेस कर रहा हूं। अब जमीन तो ऑब्वियसली वो नीचे जा नहीं सकती क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। तुम बोलोगे सर ये तो इधर जा रहा था ना। हाँ, अगर मान लो यार ये एक दीवार होती तो ये थोड़ी ना इधर जाता। अगर इस पे अकेला फोर्स देंगे तो ये इधर जाएगा, अगर इस पे अकेला फोर्स ये तो ये इधर जाएगा। तो ऐसे में बात करो, जब मैं जमीन पे हूं और मान लो जब हम पुशअप्स मारते तो क्या होता है कि पुशअप्स मारते वक्त क्या कर रहे हैं हम? प्रेस कर रहे हैं जमीन को, तो मैं ऐसा ऊपर जा रहा हूं। आ रही है बात समझ में? सो जमीन को जब तुम नीचे प्रेस कर रहे हो तो तुम ऊपर जा रहे हो। यही जब तुम जंप मारते हो तब तुम क्या करते हो? जंप मारते हो तब तुमने ऑब्जर्व किया है तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने पैरों से जमीन को नीचे धक्का देते हो। कभी अभी मार के देख लो जंप, तुम क्या कर रहे हो? एक तरीके से तुम जमीन को नीचे की तरफ पुश कर रहे हो, तो उस पुश की वजह से तुम ऊपर जा रहे हो। कभी देखो कि कभी किसी बाउंड्री पे या किसी ऊंची सरफेस पे जब हम चढ़ रहे होते हैं हाथ की मदद से, तो हाथ को ऐसा रखते हैं और ऐसा नीचे प्रेस करते हैं। तो मैं उस सरफेस को नीचे प्रेस कर रहा हूं तो मेरी बॉडी को रिएक्शन ऊपर मिल रहा है। तो अगर मुझे मेरी बॉडी को ऊपर ले जाना है तो मुझे एक फोर्स चाहिए होगा ऊपर। तो मैं जिस भी सरफेस से वो फोर्स चाहता हूं तो मुझे उसे नीचे प्रेस करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर जाऊंगा, है ना? या फिर मान लो आप जब पुलअप्स मारते हो तो क्या करते हो? वो पोल आपने पकड़ा हुआ है या जो रॉड आपने पकड़ी हुई है, तो उसको आप नीचे की ओर खींचते हो। तो उसको आप नीचे खींच रहे हो लेकिन आपके बॉडी को ऊपर फोर्स मिल रहा है। तो एक्शन रिएक्शन, तो हर जगह आपको एक्शन रिएक्शन यहां पर महसूस होगा। और ये ध्यान रखना, ए अगर बी पे फोर्स लगाएगा तो बी ए पे लगाएगा, उतने के उतना, और अपोजिट डायरेक्शन में। धक्का दोगे तो आपको भी धक्का मिलेगा, खींचोगे तो आपको भी वो खिंचाव महसूस होगा। आई बात समझ में? जैसे मान लो तुमने एक रस्सी बांध रखी एक पेड़ से और तुम रस्सी को ऐसा खींच रहे हो, तो तुम रस्सी को खींच रहे हो तो रस्सी तुम्हें खींच रही है। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? वो जो टग ऑफ वॉर क्या बोलते हैं, वो जो रस्सी वाला रस्सी खींच वाला जो गेम होता है, तो उसमें तुम रस्सी को ऐसा खींच रहे हो, तो तुम इधर खींच रहे हो तो तुमको क्या लगता है कि तुमको उधर खींचा जा रहा है ना? अब तुम बोलोगे सर वो आदमी उधर खड़े हैं ना, वो वाले हमको इसलिए खींच रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम पेड़ से रस्सी बांध दो। अब पेड़ तो कुछ नहीं कर रहा ना, पेड़ तो बेचारा एकदम शांत अपनी जगह पर खड़ा है। तुमने पेड़ पे रस्सी बांधी और उस रस्सी को तुम खींच रहे हो, तो तुम फोर्स लगा रहे हो उधर, लेकिन तुम्हारे हाथों पे खिंचाव ऐसा महसूस होता है कि नहीं? सिंपल, तुमने इधर खींचा तो तुमको फोर्स लगेगा उधर। एक्शन रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन ये हमेशा ही होगा। क्लियर? तो ये जो एग्जाम्पल है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसा वो तुम बुक्स में जो पढ़ते हो, ये बोट है, पानी के ऊपर है, और ये यहां पर साथ साइड में जो है जमीन है। तो बोट पे एक आदमी खड़ा है, उसने जंप मार के वो आगे गया। तो वो जंप मारेगा तो क्या होगा? वो पैर से बोट को पीछे धक्का दे रहा है जिससे कि उसको आगे धक्का मिले। तो वो जाता है आगे और बोट जाती है पीछे। सिंपल, वो बंदा चले जाता है कूद के आगे और बोट चले जाती है इस तरफ पीछे। क्यों? एक्शन रिएक्शन, पैरों से उसने पीछे धक्का दिया तो उसको आगे की तरफ वो चीज महसूस होगी, धक्का महसूस होगा। ऐसे ही टैंक की बात कर लो, गन की बात कर लो, तो तुमने देखा होगा टैंक या रॉकेट लॉन्चर या एक राइफल या गन या पिस्टल, उससे जब भी आप फायर करते हो तो आपको महसूस होता है कि वो बुलेट आगे निकलती है, तो आपको एक रिकॉइल, एक झटका पीछे की तरफ महसूस होता है। टैंक में भी आपने देखा होगा, रॉकेट लॉन्चर में भी देखा होगा कि जैसे ही वो गोला जो है वो बाहर आया तो वो कुछ वेलोसिटी से बाहर आया, है कि नहीं? तो वो इधर जाएगा तो ये टैंक जो है उसको एक पीछे रिकॉइल महसूस होगा। आपने देखा होगा पीछे की तरफ जाता है ना? क्यों? क्योंकि इस टैंक में इस गोले पे फोर्स लगा इधर,
तो गोले ने टैंक पे फोर्स लगाया हुआ पीछे। अब वो एक अलग बात है कि गोला जो है वो बहुत ही छोटा मास है, उसका कम मास है, टैंक का बहुत बड़ा मास है, तो गोले की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी और टैंक पे कुछ इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये कहानी मोमेंटम कंजर्वेशन में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के अंदर, है ना, इसको दोबारा से ढंग से बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के अंदर। अभी जस्ट आपको ये ओवरव्यू लेना है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हुए थर्ड लॉ के जो आपको ध्यान रखने हैं या आपको थोड़ा सा इसमें फील आना चाहिए, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है ये चीज? तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की। तो होमवर्क क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, वहां पे आपको दिया था कि एक बॉल है जो इलास्टिकली स्ट्राइक कर रही है और टाइम ऑफ कांटेक्ट ये दिया हुआ है, लेकिन किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रही है। तो आपसे पूछा था यार कि द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, तो वो एवरेज फोर्स आपको निकालना था। तो सबसे पहली कहानी जो हम यहाँ पर देखेंगे वो होगा इनिशियल मोमेंटम। तो मैं इनिशियल मोमेंटम को एक बार लिख के देख लेता हूं। तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर 6 है और इधर है 8, तो ये 2 kg, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन, ये होगा मोमेंटम ऑफ एक्स डायरेक्शन, तो 12 आई कैप, प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा 16 जे कैप। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आफ्टर कोलिजन क्या कहानी बनती है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया है प्रोजेक्टाइल मोशन में जब मैंने कोलिजन का एक छोटा सा आइडिया दिया था इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा तो वहां पे टकराने के बाद वो बॉल की ये वाली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कौन सी? जो वॉल के परपेंडिकुलर है, और वॉल के पैरेलल कंपोनेंट है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। तो ये 8 और ये 6, तो यहां पर आपके पास ये आ जाएगा माइनस का 12 आई कैप और ये आ जाएगा 16 जे कैप। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मोमेंटम में अगर मैं तुमसे पूछूं कि किस कंपोनेंट में चेंज आया, तो साफ साफ दिख रहा है कि वाई कंपोनेंट तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। एक्स कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में चेंज आया है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर ये कि आप ये ध्यान ही रख लो, जो कि मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में भी बताया था, कई बच्चों ने अगर वो अटेंड नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, जाके अटेंड कर लेना, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि इलास्टिक कोलिजन में वॉल अगर ये रिजिड है तो जितने एंगल से वो टकराएगा उतने ही एंगल से वो वापस निकलेगा, है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट की ओनली डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड वही का वही है, तो एंगल में कोई परिवर्तन या चेंज यहां पर नहीं होगा। तो ये अपने पास मोमेंटम आ गया। अब सीधा सीधा अपने को क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अगर मैं देखूंगा तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये दोनों आपस में कट ही जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 24 आई कैप। और अगर मुझे अभी चाहिए क्या? फोर्स, तो एवरेज फोर्स जो हमको निकालना था यहां पर, तो एवरेज फोर्स का बहुत ही सिंपल सा सीधा सादा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो आप डेल्टा पी लिखेंगे जो कितना आ रहा है माइनस का 24 आई कैप, और फिर आप लिखेंगे डेल्टा टी जो कि अपने पास कितना आएगा 0.01 सॉरी। तो ये जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2400 न्यूटन, ठीक है, और डायरेक्शन जो है वो है माइनस आई कैप। तो ये जो फोर्स आया वो किस पे आया? वो आया उस बॉल पे। तो जिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में उस बॉल पे फोर्स लग रहा होगा, ये बात आपको समझनी है। दूसरी चीज यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस दीवार पे कितना फोर्स लगा, तो बहुत ही सिंपल से शब्दों में, क्योंकि अब हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इस बॉल पे जो ये फोर्स लगा होगा ऑब्वियसली इस दीवार ने ही लगाया होगा, तो दीवार पे भी कितना फोर्स लगा होगा? इतना ही फोर्स लगा होगा। तो ये जो फोर्स निकला है एक्चुअली में ये वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल फोर्स ही तो है। तुम कहोगे अरे सर नॉर्मल फोर्स कैसे? तो याद करो नॉर्मल फोर्स क्या होता था? दो कांटेक्ट सरफेस, जब भी दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी तो उनके कॉमन जो कांटेक्ट सरफेस आ रहा है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उसमें जो फोर्स लगता है उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। तो क्या यहां पर फोर्स जो है वो ऐसा नहीं लगा इस डायरेक्शन में? तुम बोलोगे सर ऐसा कहां लगा, क्योंकि यार चेंज इन मोमेंटम देखो कैसा आया अपना, वो आया है माइनस का 24 आई कैप, मतलब इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा और ये इस दीवार के परपेंडिकुलर है, तो ये हुआ आपका नॉर्मल फोर्स। तो दीवार को भी इतना का इतना ही
फोर्स महसूस होगा, दीवार को भी सेम फोर्स महसूस होगा। क्लियर? एक्शन रिएक्शन से हम ये बात कह सकते हैं। तो अब दोस्तों हम थोड़ी यहां पर बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, मेरे को एक खाली स्लाइड चाहिए होगी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अब हम यहां पे बात करेंगे कुछ अलग अलग टाइप के फोर्सेस की, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, फिर हम बात करेंगे रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये काफी लेक्चर्स बाद, है ना, मतलब या तो चौथे लेक्चर में या पांचवें लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे, या तो फोर्थ लेक्चर या फिर फिफ्थ लेक्चर में इसकी बात हम करेंगे। सर ये अभी से आपने क्यों लिख दिया स्यूडो फोर्स? क्योंकि मैं जानता हूं काफी बच्चे मुझे बीच में कमेंट्स में बोलने वाले हैं आगे आने वाले सेशंस के अंदर, सर स्यूडो फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स क्या होता है। तो पहले ही बता दूं, अभी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे थोड़ा सा बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए क्या होता है उसको भूलो, बस होता होगा कुछ, ठीक। तो अभी हम मेजरली इन तीन पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहली बात आ रही है इंटरनल फोर्सेस की। इंटरनल फोर्सेस नाम से पता लग जा रहा है कि यार अंदर की बात है, अंदर की बात है, मतलब ये कि फोर्सेस एक्टिंग, ओके, ईच विद इन अ सिस्टम अमंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब एक सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं आपस में जो फोर्स लगाएंगे उसे कहते हैं हम इंटरनल फोर्स। तुम बोलोगे सर अभी हमको यही क्लियर नहीं है सिस्टम से आप क्या कहना चाह रहे हो, वो टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि जैसे भाई तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के मेंबर्स के बीच में जो बातें हुई वो हो गई तुम्हारी कैसी, इंटरनल। अगर तुम अपने घर को सिस्टम मान रहे हो तो तुम्हारे मेंबर्स के बीच में जो बातें हो रही है वो हो गई घर की बात, इंटरनल बात, ठीक है। लेकिन जब कोई बाहर वाला बंदा आके तुम्हारे घर के किसी मेंबर से बात कर रहा है तो वो अब घर की बात नहीं रही, वो बाहर की बातें हो गई, है ना, समझ रहे हो बात। ऐसे ही अगर यहां पर हम बात करें एक्सटर्नल फोर्स की, तो एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है कि सिस्टम के पार्टिकल पे कोई बाहर का बंदा आके फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो यहां पर अभी ऐसा समझ लो कि तुम्हारे घर के, तुम घर को सिस्टम मान रहे हो तो तुम्हारे घर के मेंबर्स एक दूसरे पे अगर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कि मान लो तुम्हारे पापा ने तुमको एक चाटा मतलब खिंचा के मार दिया तो तुम कहो यार तो इंटरनल है ना। लेकिन वहीं अगर तुम्हें चाटा कोई बाहर का आदमी आके मार दे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा तुम्हारे गाल पे। आई बात समझ में? तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब सिस्टम के किसी पार्टिकल पे बाहर से लगाया गया फोर्स। बाहर से मतलब जो एजेंट था वो सिस्टम का हिस्सा नहीं था। इंटरनल मतलब जो फोर्स लगा वो अपने अंदर घर के आदमी ने ही फोर्स लगाया, ठीक है, उस पार्टिकल। रियल फोर्स तो जितने भी फोर्सेस हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, नॉर्मल हो, टेंशन हो, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, स्प्रिंग का फोर्स पढ़ेंगे, है ना, चार्जेस की वजह से फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ये सब रियल फोर्स ही होते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्यूडो फोर्स भी होता है जिसको हम कहते हैं फेक फोर्स, झूठा फोर्स। क्यों सर ये झूठ बोलता है क्या? झूठ वूठ नहीं बोलता है, लेकिन एक्चुअली में ये कोई फोर्स नहीं होता है, इसकी जस्ट फीलिंग होती है ना। कि जैसा वही बात कि अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है तो उसको देख के डर बिल्कुल सांप वाला ही महसूस हो रहा है, या मान लो कोई बहुत ही भयानक सपना देख लिया, है ना, उस सपने में जो है तुम्हारी मौत हो रही है, ठीक, तो एकदम फीलिंग यही आएगी। या मान लो तुम उस सपने में बुरी तरीके से पिट रहे हो भाई साहब, बुरी तरीके से, तो तुम्हें दर्द वर्द सब कुछ होगा, है ना, फीलिंग वही सेम आएगी। लेकिन एक्चुअली में वो सपना क्या था? वो सपना था झूठ। तो ऐसा ही कुछ स्यूडो फोर्स होता है कि होता नहीं है लेकिन फीलिंग पूरी देता है, फोर्स की फीलिंग पूरी देता है, ठीक है। तो जब आएगा तब देखेंगे, तो बाकी जो फोर्स है वो सब क्या हो जाएंगे? रियल फोर्स। तो फोर्स विच एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो हमेशा रियल फोर्स में ही काउंट होगा, है ना। तो मैंने जो फोर्स लगाया, मतलब मैं किसी पे स्यूडो फोर्स नहीं लगा सकता, मेरा फोर्स जो होगा वो रियल ही होगा, क्योंकि एक्चुअली में आई एम अप्लाइंग दैट फोर्स, ठीक है। तो एग्जांपल आपका मैंने बता ही दिया, सारे फोर्स आपके रियल फोर्स है। स्यूडो क्या है उसको बाद में देखेंगे, जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे रियल फोर्सेस, ठीक है सर। लेकिन अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो चलो इसको क्लियर कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहां पर मान लीजिए ये अपना जो है एक पार्टिकल है ए, एक पार्टिकल है बी और एक पार्टिकल है सी। क्लियर? अब मैं कहता हूं कि यहां ए पर बी ने कुछ फोर्स लगाया,
बी पर ए ने कुछ फोर्स लगाया, तो ए पर जो फोर्स लग रहा था बी की वजह से वो था ये ध्यान रखना, ये फोर्स किस पे लग रहा है, ये लग रहा है ए पर। तो इसी तरीके से ए ने भी बी पे कोई फोर्स लगाया। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर के, तो भाई मैं समझा दूं, ये फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है। किसने लगाया, ए ने। तो एक को मैं लिख देता हूं, आगे आप अपने आप समझ जाना। तो एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ऐसे ही यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक फोर्स जो है ए पर सी ने भी लगाया। अब लगाएगा नहीं लगाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन अभी मान लेते हैं लगाया। इसी तरीके से सी पे भी क्या होगा, ए ने फोर्स लगाया होगा। ऐसे ही बी ने भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा सी की वजह से, तो सी ने भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा बी की वजह से। यहां तक मेरे हिसाब से बातें क्लियर होगी। और यहां हम कुछ ऐसा मान रहे हैं कि इन तीनों पे जो है और भी अलग से फोर्स लग रहे हैं, जो ये मैं कह देता हूं फोर्स ऑन ए। ये वाला फोर्स ना बी ने लगाया ना सी ने लगाया, कोई और चौथा बंदा है। ऐसे ही फोर्स ऑन सी, ये कोई और चौथा हो या पांचवा हो या छठा हो। और ऐसे ही बी पे भी एक बाहर से फोर्स लग रहा है। बात को आप समझना, ठीक है। तो वैसे सिस्टम में बोला यह जाता है कि कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो जब भी सिस्टम का मतलब होता है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो उसको सिस्टम बोला जाता है। जनरली ऐसा बोला जाएगा कम से कम दो तो होंगे सिस्टम में, है ना। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो एक, यहां पर 3-4 या हो सकता है और भी चीजें हो, लेकिन आप सिर्फ एक ही स्टडी कर रहे हो, तो एक ही अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपसे मैं पूछूं कि भैया इस पे बताओ इंटरनल फोर्स कौन से, भैया इस पे बताओ एक्सटर्नल फोर्स कौन से, यार ये जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो क्या कह रहा हूं मैं कि इंटरनल फोर्स मुझे बताने हैं, ऐसे ही मुझे यह भी बताना है कि एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं। तो मैंने पहले बात करी सिर्फ ए के लिए, मतलब मैं सिर्फ ए की स्टडी कर रहा हूं। तो जो भी फोर्सेस ए पे लग रहे हैं अभी ये, तो क्या ये ए के पार्टिकल्स आपस में लगा रहे हैं क्या ये फोर्स? जी नहीं, वो तो मैंने दिखाए ही नहीं। ए पर ये तीनों फोर्स, ए को अगर आप एज अ सिस्टम ट्रीट कर रहे हो, वैसे ए की अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो ए के लिए ये तीनों फोर्स जो है वो बाहर वालों ने लगाए हैं, है ना। तो यहां कोई इंटरनल फोर्स नहीं है, कोई इंटरनल फोर्स नहीं है। लेकिन ये सारे फोर्स, चाहे वो एफ ए बी हो, ए पे लगा, ए पे लगा ये फोर्स, और ये भी ए पे लगा। अब तुम बोलोगे सर क्यों, ये बी और सी तो सिस्टम का ही पार्ट है ना। अरे सिस्टम का पार्ट तब होते जब आप तीनों को एक साथ स्टडी करते। मैं मान लो सिर्फ और सिर्फ ए के मोशन के बारे में बात कर रहा हूं, एक साथ मैं सिर्फ ए को ही लेके चल रहा हूं, बी और सी को मैंने इंक्लूड किया ही नहीं, तो ये तीनों ए के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएंगे। अब तुम कहोगे सर एक चीज, सर अगर आप अब बी की बात करोगे, मैंने कहा हाँ यार बी की बात करेंगे, तो सर फिर बी की बात जब आप करोगे तो फिर आप यही बोलने वाले हो ना कि बी के ऊपर ये तीनों एक्सटर्नल हो जाएंगे। बिल्कुल यार, बिल्कुल मैं यही कहने वाला हूं कि जब आप बी की बात करोगे तो बी के ऊपर लगने वाला फोर्स एफ बी ए, बी के ऊपर लगने वाला फोर्स एफ बी सी, और बी के ऊपर लगने वाला फोर्स एफ बी, जो शायद कहीं और से लगा था, मुझे नहीं पता कौन उसका सोर्स है, किस वजह से वो लगा, लेकिन ये सब एक्सटर्नल है, ठीक है। अच्छा तो सर एक और चीज बताओ। मैंने कहा हाँ यार पूछो। सर ऐसे ही सी को ले लेंगे तो अब आप कहोगे वो तीनों, तो वो चीज तो हम नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं कि मान लो आपने ए और बी को एज अ सिस्टम ले लिया, आपने ए और बी को एक साथ स्टडी करने की सोची। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। अब ए और बी को सर आपने एक साथ स्टडी करने की सोची, तो अब सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, ए और बी को मैंने एक साथ स्टडी किया, तो सर ये वाला और ये वाला जो फोर्स है,
क्या ए और बी आपस में एक दूसरे पे नहीं लगा रहे ये फोर्स? मैंने कहा हाँ यार, ये आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं फोर्स। तो सर इसका मतलब ए और बी को एक साथ सिस्टम लिया हमने, तो क्या मैं एफ ए बी और एफ बी ए को इंटरनल फोर्स नहीं कहूंगा? जी बिल्कुल, ये फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स में ही काउंट होंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सर फिर एक चीज और बताओ। मैंने कहा हाँ। सर फिर ये एफ ए, देखो ध्यान से सुनना, मैंने सिस्टम में कौन लिया है? ए और बी। तो ए और बी को सिस्टम में लिया तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स इंटरनल हो गए। अब ये एफ ए सी, ये तो सी ने लगाया जो सिस्टम का पार्ट है ही नहीं। एफ बी सी, ये भी सी ने लगाया जो सिस्टम का पार्ट है नहीं, क्योंकि सिस्टम में मैंने ए और बी लिया है। और ऐसे ही ये एफ बी और एफ ए, ये भी सिस्टम का पार्ट है नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएंगे ए सी, बी सी, एफ ए और एफ बी। अब तुम बोलोगे सर आप ये एफ सी ए, एफ सी बी और एफ सी क्यों नहीं लिख रहे? मैंने कहा यार मैं ये इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये फोर्स तो सी पे लग रहे हैं, है ना भाई। लिखने कौन से फोर्स है आप ये समझो। पहले चीज मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मोशन पे असर कौन से फोर्स डालेंगे? जो तुम पे लग रहे हैं वो, या किसी और पे लग रहे हैं वो, है ना। कि मतलब ऐसा होगा क्या कि मान लो यार चांटा किसी और को पड़ा और दर्द तुम्हें हो रहा है, भाई तुम्हें चांटा पड़ेगा तो तुम्हें ही दर्द होगा, है ना। मूवीज में बात है कि भाई चांटा किसी और को पड़ रहा है और दर्द तुम्हें हो रहा है, जुड़वा टाइप। तो ऐसा नहीं है यहां पर। बात यहां पर यह है कि मोशन आपके मोशन की बात हो रही है, तो आपके मोशन को गवर्न करने वाले फोर्सेस कौन से होंगे? जो आप पे लग रहे होंगे, है ना। दर्द आपको हो रहा है तो चांटा भी आपको ही पड़ा होगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर ए और बी के मोशन की अगर हम बात करेंगे, उसको स्टडी करना चाहेंगे, तो उन पे लगने वाले फोर्सेस को ही देखना है। अब वो फोर्सेस इंटरनल हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल। तो अब तुम कहोगे सर इसका मतलब एक चीज तो ये हो गई कि अगर आपने ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को एज अ सिस्टम ले लिया, इन तीनों को एज अ सिस्टम ले लिया, तो सर अब हम जानते हैं आप क्या कहने वाले हो। अब आप ये कहने वाले हो कि जो वो इंटरनल फोर्सेस हैं उनमें कौन कौन आएगा। तो ए बी और सी तीनों अब सिस्टम हो चुके हैं, तो आपस में जो ये फोर्सेस लग रहे होंगे ये सारे इंटरनल है। मतलब एफ ए बी, तो ये बी ने लगाया जो कि सिस्टम का ही पार्ट है, तो एफ बी ए और एफ ए बी, एफ ए सी और एफ सी ए, और ऐसे ही एफ बी सी और एफ सी बी। ये छह के छह फोर्स क्या है? ये छह के छह फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स है। अब मैं यहां आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या एफ ए बी का रिएक्शन भी यहां इंक्लूडेड है? जी हां। क्या एफ ए सी का भी रिएक्शन यहां इंक्लूडेड है? जी हां। और एफ बी सी का भी रिएक्शन यहां इंक्लूडेड है? जी हां। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नेट इंटरनल फोर्स, व्हाट इज द एडिशन ऑफ इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस में हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर ही आ रखे होंगे। तो अगर आप इन सारे फोर्सेस को ऐड करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप इन सारे फोर्सेस को ऐड करते हो तो आपको यह बात समझ में आने चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन, क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एक अगर 2i कैप है तो दूसरा -2i कैप होगा, तो एक्शन रिएक्शन का एडिशन दोनों को कैंसल, एक दूसरे को वो कैंसल कर देगा। तो ये भी क्या आएगा? 0। और इसी प्रकार जब आप बात करेंगे तो एफ बी सी और एफ सी बी, ये भी कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 0। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि नेट एडिशन ऑफ इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज 0। नेट एडिशन ऑफ इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज 0। अब कोई कहेगा सर एक्सटर्नल की भी बात बता दीजिए। तो यार एक्सटर्नल की अगर आप बात करोगे, या मान लो मैं तो क्या कह रहा हूं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो वही पिछले वाले केस में फॉर ए प्लस बी प्लस सी मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो आप कहेंगे कि सारे फोर्सेस का एडिशन कर दो। अब उन सारे फोर्सेस में इंटरनल भी आ रहे होंगे और
एक्सटर्नल भी आ रहे होंगे, है कि नहीं, और इंटरनल का जो एडिशन है वो तो 0 हो जाएगा हमेशा। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर आप यहां पे बात करोगे इस केस में, तो ये सारे इंटरनल, अगर ए और बी को आपने साथ में लिया तो इंटरनल फोर्सेस का एडिशन तो आ जाएगा 0, और बचा कौन, आपके पास बचा सिर्फ ए, बी और सी। मतलब इस सिस्टम के ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये तीनों फोर्स तो किन्हीं और ने लगाए हैं ए, बी और सी पे। अब वो और कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन लगाए किसी और ने, है ना। तो यहां पर आपको ये बात समझनी होगी कि उस केस में आपके पास ये आ जाएगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप बात कर रहे हो किसकी, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, तो उसमें देयर इज नो नीड टू काउंट व्हाट, इंटरनल फोर्सेस। अब वापस से थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। तो बात यह हुई कि हम कह रहे हैं कि भाई सिस्टम के मोशन को या किसी भी चीज के मोशन को देखने के लिए उस पर लगने वाले फोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप सिस्टम को उठा के चल रहे हो तो आपको इंटरनल फोर्सेस का लोड लेना ही नहीं है, और यही फायदा होता है सिस्टम को लेके चलने का। और इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपको एनएलएम की इक्वेशंस या लॉस जो है वो लगाने आने चाहिए होल सिस्टम पे। उससे फायदा ये होता है कि कई बार अननोन इंटरनल फोर्सेस जिनको सवाल में आपसे पूछा भी नहीं गया, उनको निकालने के लिए बोला भी नहीं गया, उनको आप बिना इक्वेशंस में इंट्रोड्यूस किए सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने जो अभी बात बोली वो हमको समझ ही नहीं आई। कोई बात नहीं, आगे आने वाले लेक्चर्स में समझ में आ जाएगी। अभी बस इतना ध्यान रखो कि इंटरनल फोर्सेस हैज नो रोल इन नेट एक्सटर्नल फोर्स। इन नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ही रोल प्ले करेगा बस, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एनएलएम से लेकर आगे तक ये चीज मैकेनिक्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही नहीं सीख पाते हो तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत करेंगे। तो कई बार बच्चे होते हैं ना, सर हमसे तो सवाल ही नहीं बनते हैं। तो भाई आप समझ जाओ, सवाल नहीं बनेंगे तो सबसे पहली चीज यही है कि आप डायग्राम ही सही नहीं बना रहे होंगे, तो फिर सवाल तो आगे बनने की मतलब गुंजाइश खत्म ही हो जाएगी। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है। अब ये होता क्या है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि यार हो सकता है कि क्वेश्चन में 3-4 ऑब्जेक्ट्स दिए हो, तो आप किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर उठा के उसका डायग्राम बनाते हो, तो डायग्राम से मतलब ये है कि उसके मोशन को अगर आप स्टडी करते हो तो यार उसके मोशन की जब स्टडी होगी तो ऑब्वियसली उस पे लगने वाले फोर्सेस ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ खास नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल बॉडी और अ सब सिस्टम। या तो एक सिंगल बॉडी या 3-4 सिस्टम एक साथ आपने उठा लिए, सॉरी 3-4 बॉडीज आपने एक साथ उठा ली, और फिर क्या कर रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, बाकी चीज से उसको आइसोलेट कर दे रहे हैं। मतलब मान लो 4 चीजें थी और मैं सिर्फ उनमें से एक का एफबीडी बनाना चाहता हूं, उस एक के मोशन की स्टडी करना चाहता हूं, तो सिर्फ उस एक के डायग्राम को बनाओ और उस पे क्या बनाओगे, शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ये इंपॉर्टेंट है, उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब दिखाओगे, उस सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब दिखाओगे, लेकिन वो सारे के सारे फोर्सेस कैसे होने चाहिए, एक्सटर्नल होने चाहिए। इंटरनल फोर्सेस हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस आर ड्रॉन। तो आपको यह ध्यान रखना है एफबीडी में। सबसे पहली बात मैं वापस से बता रहा हूं, कौन से फोर्स बनेंगे, एक्टिंग ऑन इट। जैसे तुम कह रहे हो सर हमें तो है ना आपके मोशन की स्टडी करनी है। अब वही बात है यार, जब मेरे मोशन की स्टडी करोगे तो कौन से फोर्सेस रोल प्ले करेंगे इस चीज में, जो मुझ पे लग रहे हैं ना कि किसी और पे लग रहे हैं, है ना। तो बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, सर लेकिन आपने भी तो एक अरे मैंने जो फोर्स लगाया है वो किसी और बॉडी पे लगाया है। जैसे कि यहां इस बंदे ने इस ब्लॉक को मारी लात, सर आपने तो फोर्स अरे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बात सही है, लेकिन वो फोर्स लगा किस पे है, वो इस बॉडी पे लगा है। तो अगर मुझे मेरे मोशन की बात करनी है तो मुझ पे लगने वाले फोर्स,
ना कि जो मैं लगा रहा हूं वो फोर्स। समझना इस बात को। मैं अगर रस्सी खींच रहा हूं तो मेरे मोशन की जब बात होगी तो मेरे लिए ये वाला फोर्स काउंट नहीं होगा, ये तो मैंने लगाया। मुझ पे जो फोर्स लगेगा उसको आपको देखना होगा। आई बात समझ में? तो बॉडी पे लगने वाले फोर्स मेरे भाइयों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बॉडी पे लगने वाले फोर्स। अब कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं? तो यार अभी तक हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़े हैं, एक तो mg टेंशन नॉर्मल, और अगर कोई बाहर से कोई और फोर्स लग रहा है तो वो, तो बस वो बना देने हैं, वेक्टोरियली उन्हें बना देना है। मतलब जैसा लग रहा था, अगर ऊपर लग रहा था तो ऊपर बनाना है, नीचे लग रहा था तो नीचे बनाना है, राइट में लग रहा था तो राइट में बनाना है वो फोर्स, लेफ्ट में लग रहा था तो लेफ्ट में बनाना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें पता है कि भाई mg हमेशा नीचे लगता है, अब तुम mg को कहीं भी बना रहे हो, mg को कभी राइट में बना दिया, कभी लेफ्ट में बना दिया, कभी ऊपर बना दिया। भाई जो फोर्स जैसा लग रहा है उसको वैसा का वैसा आपको बनाना है। ये सिंपल सी चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले एफबीडी आप बना रहे हो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि किस ऑब्जेक्ट का आपको एफबीडी बनाना है। जैसे मान लो ए बी सी करके 3 ऑब्जेक्ट आपको सवाल में दे दिए। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए, है ना। अब तुम कह रहे हो अजी सर हमको तो पता ही नहीं लग रहा यार, हम किसका एफबीडी बनाए। अरे भाई सवाल में जब कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए, तो ए का ही एफबीडी बनाओगे, है ना। या मान लो तुमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स F1, और F1 जो है वो ए पे लग रहा है और उसका रिएक्शन बी पे लग रहा है। अब तुम कह रहे हो मैं तो सी का एफबीडी बनाऊंगा। भाई जिस फोर्स की बात हो रही है तो वो फोर्स जिस पे लग रहा है उसका एफबीडी बनाओ, जिससे कि वो इक्वेशन में दिख सके। तो या तो वो ऑब्जेक्ट होगा या वो सिस्टम होगा, उसको आइसोलेट करो, बढ़िया सा डायग्राम बनाओ। फर्स्ट ड्रॉ द नॉन कॉन्टेक्ट एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरली इट्स वेट दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम कहते हैं mg, जो हमेशा कैसा लगता है नीचे की तरफ। तो ये कभी नहीं भूलना है, mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। उसके बाद ये तो नॉन कॉन्टेक्ट हो गया, है ना। अभी अपने 11th में mg ही नॉन कॉन्टेक्ट आएगा, बाकी नहीं, बाकी 12th में आप देखोगे। बाकी उसके बाद फिर जितने भी कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं, जो कि आपका नॉर्मल हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, रस्सी है तो टेंशन हो सकता है, और उसके अलावा और जो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स ने फोर्स लगाए वो हो सकते हैं। अब बस आपको यह ध्यान रखना है। अब जैसे हम यहां पर बात करते हैं इस सवाल की, बहुत ही बेसिक लेवल का हम सवाल लेके चल रहे हैं और एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ध्यान से सुनना बस, ठीक है। सवाल सुनो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि भाई ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर, ठीक है साहब। तो ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है इस तरीके से। ये आपका जो है ग्राउंड मान लो, टेबल मान लो, जो आपको मानना है वो मान लो। ये ब्लॉक एम मास का इस पे रखा है। आपको बोल रहा है कि ब्लॉक का एफबीडी बनाया जाए। ब्लॉक का अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस आपको बनाने हैं। तो ब्लॉक का अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो आपको यह समझना होगा कि ये ब्लॉक का जब मैं एफबीडी बना रहा हूं तो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस मुझे यहां पर बनाने होंगे। तो सबसे पहला क्या नहीं भूलना है, ग्रेविटी। तो mg ये ब्लॉक पे लगा, किसने लगाया, अर्थ ने लगाया, इस टेबल ने नहीं लगाया। किसने लगाया, ये अर्थ ने लगाया, इस पे लग रहा है इसलिए। अच्छा, और इस ब्लॉक का इस टेबल से या इस सरफेस से कांटेक्ट है ना। क्या ये ब्लॉक इस टेबल को प्रेस कर रहा है? हां सर कर रहा है। तो क्या यहां पर एक नॉर्मल फोर्स नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो एक नॉर्मल लगेगा ऐसा ऊपर, नॉन कांटेक्ट फोर्स mg, और एक जगह से कांटेक्ट था तो वहां आ गया नॉर्मल, क्योंकि वो प्रेस कर रहा था। इसके अलावा क्या और कोई फोर्स लग रहा है? क्या कोई इधर से धक्का मारते हुए दिख रहा है, इधर से धक्का मारते हुए दिख रहा है? जी नहीं। तो मात्र ये दो फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ द एफबीडी, ये हो गया अपना पहला काम, एफबीडी हो गया। अब आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एक्शन रिएक्शन पेयर। बहुत ही बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट्स, वो ये सोचते हैं कि सर ब्लॉक पे mg लगा नीचे, उसका रिएक्शन लगा ऊपर। नहीं मेरे भाई, नॉर्मल और mg दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, नो। अब मैं जानता हूं कई बच्चे हो गए होंगे परेशान, सर ऐसे कैसे, ये नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है? वाई नॉर्मल एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर? मैं बताता हूं। क्योंकि तुम पढ़ते वक्त तुमने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया।
अब जरा बताओ, एक बार मैं वापस से डेफिनेशन दोहराता हूं एक्शन और रिएक्शन पेयर की। एक्शन रिएक्शन पेयर में हमने ये पढ़ा था कि ए अगर बी पे कोई फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहली बात, एक्शन रिएक्शन पेयर डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, है ना। तो क्या ये नॉर्मल और एमजी डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है क्या? नहीं, नॉर्मल भी इस एम पे लगा, एमजी भी इस एम पे लगा। तो पहली बात तो यही, इसी लॉजिक से ये चीज प्रूव हो जाती है कि भैया ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। अच्छा सर, तो फिर नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स कहां है? यार ये नॉर्मल किसने लगाया है? सर ये सरफेस ने लगाया है। पक्की बात है? हाँ। तो नॉर्मल अगर सरफेस ने लगाया, ब्लॉक के ऊपर ऐसा धक्का दिया, सरफेस ने ब्लॉक को ऐसा धक्का दिया क्योंकि ब्लॉक भी सरफेस को नीचे धक्का दे रहा था। तो ये जो नॉर्मल है ये किस पे लगा? ये लग रहा है सरफेस पे। किसने लगाया? ब्लॉक ने। अब कई जने बोलेंगे सर ये एमजी है। नहीं, ये एमजी नहीं है सर, लेकिन इक्वल तो होगा। अरे वो बात अलग है, इक्वल होगा, लेकिन बात को समझो, ये एमजी नहीं है। ये वाला नॉर्मल इस ब्लॉक ने लगाया। एमजी हमेशा अर्थ लगाती है। अजी सर लेकिन वो इक्वल होगा। अरे मैं कह रहा हूं उस पर रुको, इक्वल होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट को पकड़ो। एमजी हमेशा अर्थ लगाती है। ये नॉर्मल, अब भले ये इक्वल हो एमजी के, कम हो एमजी के, कम एमजी से या ज्यादा हो एमजी से, लेकिन ये नॉर्मल किसने लगाया? ब्लॉक ने लगाया इस सरफेस पर। तो ये सरफेस पे लग रहा है, पहली बात। अच्छा तो फिर एमजी का रिएक्शन कहां है? यार मेरे एक चीज बताओ। हाँ सर पूछो। यार ये एमजी किस पे लगा था? ब्लॉक पे लगा था। किसने लगाया था? अर्थ ने लगाया था। तो अर्थ जो होगी हमारी, उस अर्थ को भी ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा? एक एमजी लगा रहा होगा। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है मेरे भाई, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है मेरे भाई। बात को समझना, क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, ठीक है। तो एन और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इफ आंसर इज नो, ड्रॉ द एक्शन रिएक्शन पेयर, वो हमने बना दिए। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना, बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है अमंग द स्टूडेंट्स, सो प्लीज क्लियर दिस। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एफबीडी बनाना है। ड्रॉ द एफबीडी फॉर द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, इसमें दो ब्लॉक्स आपको दिए गए हैं, सरफेस पे रखे हुए, एक दूसरे के कांटेक्ट में भी हैं। तो ऑब्वियसली मैं क्या करता हूं? अलग अलग एफबीडी बना लेता हूं। तो मैंने क्या कहा? मैंने सबसे पहले कहा कि यार चलो बनाए हम ये छोटे वाले एम का एफबीडी। तो इसका एफबीडी अगर मैं बनाता हूं तो सबसे पहला कौन नहीं भूलना है हमें? ग्रेविटी वाला फोर्स। तो mg लगेगा नीचे और ये ब्लॉक इस सरफेस को प्रेस कर रहा है, तो ये सरफेस भी इसको प्रेस करेगी। अब तुम बोल रहे होंगे अरे सर वो ग्रेविटी की वजह, अरे हाँ ग्रेविटी की वजह से प्रेस कर रहा है, लेकिन फोर्स तो वो अलग होगा ना, समझो उस बात को। तो सरफेस जो है वो उसको ऊपर धक्का देगी। ऐसे ही यहां जब आप बात करेंगे, अच्छा सर एक मिनट वापस से बताना। मैंने कहा हाँ, एम पे एमजी लगा, हाँ सर। ये इधर से कांटेक्ट में, इधर से कांटेक्ट में है, ये ग्राउंड वाले इस सरफेस को प्रेस कर रहा है तो इसको नॉर्मल मिला। सर ये लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे होंगे क्या? क्यों कर रहे होंगे भाई? किस वजह से ये प्रेस कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे सर। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, तो जैसे दो चुंबक एक दूसरे को चिपका लेती है तो प्रेस करती है ना भाई। वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कल ही कि दो बॉडीज के बीच के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगभग ना के बराबर होता है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। सर मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब कांटेक्ट होते हुए भी यहां से कोई फोर्स नहीं आएगा, तो इसके ऊपर ओनली यही दो फोर्स इसके एफबीडी में आएंगे। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि ये वाला ब्लॉक हम बनाते हैं बड़ा वाला, तो बड़े वाले ब्लॉक पे भी सेम कहानी हो जाएगी। mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा कैसा? ऊपर की ओर। क्लियर है ना? इसको मैं n1 बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं n2। ठीक है। हाँ ये एक अलग बात है कि अगर आप ऊपर n1 लगा रहे हो तो ये भी इसके ऊपर इधर n1 लगाएगा, इसके ऊपर इधर n2 लगा तो ये भी इधर n2 लगाएगा। बात करते हैं इस रॉड की। अब ये रॉड यहां पर टिकी हुई है नहीं टिकी हुई है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बात बस मैं इतनी कर रहा हूं कि क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। ये चल रही है रुकी हुई है वो मुझे नहीं पता,
मैं कह रहा हूं कि अभी सारी सरफेस कैसी है, स्मूथ, तो ऑब्वियसली वो टिक नहीं सकती, वो यहां पर टिक नहीं सकती। ये सब सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहला जो फोर्स आएगा आपके पास वो कौन सा आएगा, वो नहीं भूलना है आपको किसके बारे में, mg के बारे में। mg, रॉड का mg, रॉड का fbd बना रहा हूं भाई मैं ना, रॉड का fbd बना रहा हूं। फिर इस वाले सरफेस से एक नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर धक्का लगेगा, इस रॉड को इस वॉल से भी एक धक्का लगेगा, इसको चाहे आप नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड और नॉर्मल फ्रॉम वॉल ऐसा बोल दीजिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर इस पे नॉर्मल ऐसा लगा है तो इस वॉल पे भी नॉर्मल ऐसा लगेगा, लेकिन ये वॉल पे लगने वाला नॉर्मल है, ये ग्राउंड पे लगने वाला नॉर्मल है। ये वाला नॉर्मल और ये वाले नॉर्मल का कोई रोल नहीं है रॉड के मोशन के लिए। रॉड के मोशन को जो गवर्न करेंगे वो करेंगे ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और जी हाँ, ये और ये एक्शन रिएक्शन है, ये और ये एक्शन रिएक्शन है, डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस केस की। यहां पर अगर आपको एफबीडी बनाना है तो क्या होगा, वही सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको mg तो कभी नहीं भूलना है, सबसे पहला काम तो आपका mg का ही होना चाहिए। फिर यहां से ये नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल भाई, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। अब यहां नॉर्मल कैसा लगेगा ये समझने वाली बात है। तो यहां सरफेस ये वाली आ जाएगी, इस वाली दीवार का पॉइंट कांटेक्ट है और ये रॉड की सरफेस आ जाएगी, तो नॉर्मल यहां जो लगेगा वो ऐसा लगेगा, इस रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर। बात को समझना, रॉड के परपेंडिकुलर लगेगा क्योंकि ये सरफेस डिफाइन हो रही है ना। ऐसे ही वहां कैसा था, रॉड का पॉइंट टच हो रहा था इस वॉल से, तो वॉल के परपेंडिकुलर, तो वॉल की सरफेस डिफाइंड थी। इस तरीके से आपको चलना है। तो ये यहां पर जो है नॉर्मल कुछ ऐसा रॉड के परपेंडिकुलर आएगा, वहां वॉल के परपेंडिकुलर था, यहां रॉड के परपेंडिकुलर। इसकी बात करते हैं, यहां पर क्या है, दो ब्लॉक से इनको खींचा जा रहा है और इनके बीच में रस्सी है, और मान लीजिए ये सरफेस जो है वो है आपकी स्मूथ। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर यहां से खींचोगे तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा कि सरफेस स्मूथ है ना। तो आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि यार इसका एफबीडी आप बना दीजिए, तो मैं ऐसा करता हूं यहां पे ही बना देता हूं। तो M1 का जो एफबीडी आएगा उसमें, ये चलो यार मैं इधर ही बनाता हूं अलग से। तो आपको समझना है कि M1 का जो एफबीडी आएगा उसमें क्या क्या फोर्सेस हैं। नीचे लगेगा सबसे पहले ग्रेविटी, ऊपर लगेगा नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड क्योंकि वो प्रेस कर रहा है, और ये रस्सी का काम है खींचना। अगर आपने इधर से खींचा तो ये M2 इधर जाएगा और M1 भी इधर, तो रस्सी खींचेगी, तो रस्सी इसको खींचेगी तो टेंशन लगेगा कुछ इधर, ठीक है। ऐसे ही जब आप बात करेंगे M2 की, तो आपको यह समझना होगा कि इस पे एक फोर्स इधर तो लग ही रहा है, तो सबसे पहला ग्रेविटी, फिर ग्राउंड से जो नॉर्मल आ रहा है वो, और ये रस्सी, रस्सी धक्का नहीं दे सकती, रस्सी हमेशा खींचती है। तो ये रस्सी खींचेगी कैसे, ऐसे ही तो खींचेगी, ऐसे थोड़ी ना खींचेगी। इसको खींचना थोड़ी ना बोलेंगे, इसको बोलेंगे खींचना। तो ये रस्सी इसको इधर खींच रही होगी, टी। सर ये दोनों टी आपने सेम क्यों लिख दिया, इसके पीछे की कहानी मैं आपको आगे समझा दूंगा, अभी आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी हम सेम कैसे आए वो उस पर बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर मैं मान लो पूरा सिस्टम ऐसे बनाता, पूरे इन दोनों का साथ में एफबीडी लेता, दोस्तों बिल्कुल अगर आप साथ में एफबीडी लेते ना तो आपको ये टेंशन लिखने की जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ ये लिखते, आप सिर्फ N2 लिखते, आप सिर्फ M2G लिखते, और आप ये F लिख देते। ये वाले टेंशन की लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों जी, इसलिए जी क्योंकि ये हो जाता आपका इंटरनल फोर्स हो जाता है जो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। आई बात समझ में। तो ये आपको जो है यहां पर ध्यान रखना है। उम्मीद है ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे, इस केस की बात कर। इस केस की क्या कहानी है, इस केस में भी हमको एफबीडी बनाना है, तो M1 का एफबीडी बनाते हैं। M1 का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो उसमें सिंपल सी बात यह है कि M1 के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है
सबसे पहला ग्रेविटी, इसको नहीं भूलना है। फिर m1 का कांटेक्ट कहां से, फिर कांटेक्ट फोर्स ढूंढो, तो वो है रस्सी, तो रस्सी का काम है खींचने का, ठीक है, रस्सी का काम खींचने का, इसको मैं चलो अभी T1 बोल देता हूं। फिर M2 की बात करते हैं, तो M2 का अगर FBD बनाऊंगा मैं, तो M2 के FBD की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी की वजह से, फिर M2 का सिर्फ एक ही जगह से कांटेक्ट है, जो कि है किसकी वजह से, रस्सी की वजह से, तो रस्सी इसको खींचेगी। अब मैं जानता हूं कई बच्चे बोल रहे हो कि सर ये दोनों टेंशन सेम होंगे, ठीक है सेम होंगे, मैं भी मानता हूं, लेकिन अभी मैंने नहीं पढ़ाया है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा T2 बोल देता हूं, इस पे लगने वाला टेंशन T2। और जिसको लग रहा है सर सेम कैसे होंगे, तो रुको मैं अभी आगे बता दूंगा, टेंशन ना लो। तो इस पे लगने वाला फोर्स T1, तो उस पे लगने वाला फोर्स T2 खींचेगा। अच्छा सर पुली का भी तो FBD पूछ सकते थे, अरे क्यों नहीं पूछ सकते भाई, बिल्कुल बिल्कुल पुली का भी FBD पूछा जा सकता है। तो पुली का FBD पूछेंगे तो सर क्या करेंगे, वो तो तुम जानते हो। इस पुली पे रस्सियां कुछ ऐसे जा रही, ऐसे ऐसे, इधर वाली रस्सी इस पुली को नीचे खींच रही होगी, इधर वाली रस्सी इस पुली को ऐसे खींच रही होगी, ठीक है, और ऊपर वाली रस्सी इस पुली को कुछ ऐसे खींच रही होगी। रस्सी का काम खींचना होता है, तो ये रस्सी खींचेगी पुली को, पुली पे लगने वाला फोर्स। ऐसे मत बोला सर ये ऊपर वाली रस्सी तो फोर्स ऐसा नीचे लगा रही होगी, अरे हाँ भाई ऊपर वाली रस्सी फोर्स नीचे लगा रही होगी, लेकिन किस पे, वो सीलिंग पे, पुली पे तो ऊपर ही लगा रही होगी ना। जिसको ये बात समझ नहीं आई वो पिछला लेक्चर जाके देख लेना। तुम खुद सोचो, तुम्हारे मान लो एक रस्सी जो है छत से बांधी हुई है और फिर तुम्हारे हाथों से बांधी हुई है, तुम पुली मान लो, अब जैसे पुली बंधी हुई है ना इस वाली वाइट वाली रस्सी से, तो रस्सी को छत से बांधा हुआ है, फिर तुम्हारे हाथों से बांधा हुआ है। अब रस्सी से तुम लटके हुए हो, तो तुम्हारे हाथ ऐसा ऊपर खींच नहीं जाते, ऐसा ऐसा है कि नहीं, ऐसा लगता है ना कि ऊपर खींच लिया रस्सी ने, तो रस्सी तो तुम्हें तो ऊपर खींच रही है ना भाई, छत को वो नीचे खींच रही है, तुम्हें ऊपर खींच रही है। आई बात समझ में। तो यहां पर अगर कोई ऐसा मत बोल देना सर फिर वो छत और मैं दोनों मिल क्यों नहीं जाते, रस्सी मुझे ऊपर खींच रही है, छत को नीचे खींच रही है, तो छत और मैं तो मिल जाने चाहिए थे। भाई छत पे और भी फोर्स लग रहे हैं, ऐसे तुम पे भी सिर्फ वो रस्सी का फोर्स नहीं mg भी लग रहा है, तो तुम ऊपर जाओगे तो उसी केस में जाओगे जब टेंशन mg से ज्यादा होगा, वो सब आगे देखेंगे हम, अभी सिर्फ हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो जिसको भी ये डाउट हो रहा है वो रस्सी नीचे फोर्स लगाएगी तो वो छत पे लगाएगी मेरे भाई, पुली पे। मैं तो पुली के FBD की बात कर रहा हूं, तो पुली पे रस्सी ऐसा ऊपर फोर्स लगेगी। तो इस तरीके के FBD आपको बनाने होते हैं। FBD इस तरीके से बनेगा, जिसकी मर्जी उसका बनाओ। जैसे इसकी बात करें, ये फंसा हुआ है दो प्लेन्स के बीच में, ये ब्लॉक, स्फीयर बोल दो, रिंग बोल दो, डिस्क बोल दो, सिलेंडर बोल दो, ऐसे पड़ा हुआ है सिलेंडर। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई यहां पर mg को नहीं भूलना है, mg तो लगेगा ही लगेगा। फिर इसको अगर मैं प्लेन 1 कह देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं प्लेन 2, तो आपको यह समझना होगा कि प्लेन 1 तो ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आप ये समझो इस बात को कि यहां पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा ये, तो हमेशा सेंटर से पास करेगा ये वाला फोर्स। ऐसे ही जब इसकी बात करोगे तो वो आएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आएगा N2। अब इनके एंगल की भी बात कर लेते हैं ना, अक्सर इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी होता है, ठीक है। तो यहां अगर देखो मैं सीधी सी बात करूं तो बात यह है कि ये एंगल फाई है, तो ये 90 माइनस फाई है, ये 90 है, तो ये एंगल फाई आ जाएगा, तो ये एंगल भी फाई आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे है, कैसे एक बार दोबारा देख लो, ये फाई तो ये 90 माइनस फाई, ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस फाई था, ये थीटा बोल दिया मैंने गलती से, ये 90 था, ये 90 माइनस फाई, ये 90, तो ये फाई होगा ही होगा, और वर्टिकली अपोजिट तो ये भी फाई। तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होता है। तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल है फाई, तो इसके परपेंडिकुलर ये है, और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल, तो ये भी फाई। सिमिलरली यहां ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा, तो ये भी थीटा आ जाएगा। डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है, तो इन दोनों के बीच में अगर थीटा है तो इन दोनों के बीच में भी थीटा होगा।
तो इसके ऊपर कुल मिला के 3 फोर्सेस लग रहे हैं और कोई चौथा फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक mg आ गया और 2 कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, तो उनसे कांटेक्ट पॉइंट से नॉर्मल वहां पे महसूस से होगा। फ्रिक्शन की अभी हम यहां पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कुल मिला के एफबीडी बनाना एक तरीके से सीख लिया। अब हम बात करेंगे यहां पर इक्विलिब्रियम की, ठीक है, जो हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है, इक्विलिब्रियम। ठीक, हो सकता है कि ये आगे वाले सेशन तक भी कंटिन्यू हो जाए। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? इक्विलिब्रियम का सीधा साधा सा मतलब यह है कि जब भी आपके पास इफ नेट फोर्स इज 0 ऑन अ पार्टिकल, या बोले आप ऑब्जेक्ट, या आप बोले कंबाइंड सिस्टम, किसी एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पर या फिर पूरे के पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स अगर 0 है, देन वी से या वी विल से दैट पार्टिकल और सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तब हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। आई बात समझ में? तुम बोलोगे हाँ सर ठीक है, आ गई बात, तो समझ में आ गई। लेकिन तुम बोलोगे सर हम जानते हैं फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से हमें एक बात पता है जो हमें कहती है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो भी नेट फोर्स होगा किसी भी बॉडी पे, उसका एडिशन किसके इक्वल है? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब आप कह रहे हैं कि यहां पे नेट फोर्स उस बॉडी पे या उस सिस्टम पे 0 है ना? तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, फॉर अ पार्टिकल। तो सर अगर अभी यहां पर ऐसा कुछ है तो हम यहां क्या कहेंगे कि अगर एफ नेट 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर एफ नेट 0 हो जाएगा तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब ए भी 0 होगा, हाँ के ना? एफ नेट 0 तो ए 0, सही बात है, ए 0 होगा, है ना? ऑब्वियसली मास आपका नॉन 0 है तो ए 0 होगा, ठीक है। और ए 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी आपकी हो जाएगी कांस्टेंट। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, इसका मतलब अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो कहानी है ये कब कह रहा हूं मैं? जब वो चीज पे मास है, जब वो चीज पे मास है ना? मैं क्या बोल रहा हूं कि मास जो है वो आपका नॉन 0 है, ये गिवन है इस केस में। तो अगर मास नॉन 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। मास नॉन 0 तो एक्सेलरेशन, फोर्स अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मास नॉन 0 है, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, और कोई चीज अगर चल रही है तो चलते रहेगी। तो मैंने कहा यार देखो ये मोबाइल है, ये मोबाइल ऐसा सरफेस पे रखा है, अभी बताओ अभी ये रेस्ट पे है क्या? तुम बोलोगे हाँ। और क्या इसने अपने रेस्ट वाली पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है क्या? हाँ। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है क्या? हाँ। और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। अच्छा सर इसको दूसरे तरीके से देखें तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रहा होता तो भी नेट फोर्स क्या होता? 0, जो कि आपको ये फर्स्ट लॉ का जो है कंक्लूजन मिल रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सेकंड लॉ जो है ना वो बेस लॉ है आपका, उससे आपका फर्स्ट लॉ भी निकल के आ रहा है। तो सेकंड लॉ को यूज करते हुए आप फर्स्ट लॉ निकाल सकते हो। ये फर्स्ट लॉ ही तो है कि कोई फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा? वो चलता रहेगा सेम वेलोसिटी से, और रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा। If object is massless, अगर ऑब्जेक्ट मासलेस हुआ, अब लगाओ जरा सेकंड लॉ।
तो हम बोलेंगे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास अगर आपके पास है ही नहीं किसी बॉडी का, अब तुम बोलोगे सर ऐसा सॉरी सर ऐसा होता थोड़ी ना है, होता है। थियोरेटिकली आप मान सकते हैं कि किसी बॉडी का मास है ही नहीं। प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली कुछ मटेरियल होगा, मैटर होगा, तो उसमें मास तो होगा ही, मैटर है तो मास होगा। तो थियोरेटिकली आप मान सकते हैं कि मास जीरो। तो आपको सवाल ऐसे मिलेंगे थियोरेटिकली, एक हाइपोथेटिकल केस की ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास नहीं है, तो मास अगर जीरो हो गया तो क्या नेट फोर्स तब भी जीरो नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आपके पास एक मासलेस चीज है तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो हमेशा रहेगा ही रहेगा? अब तुम बोलोगे अरे सर ऐसे कैसे, देखो ये मासलेस चीज थी, मैंने इधर से 2 न्यूटन लगाया और इधर से 4 न्यूटन लगा दिया। अब बताओ आप कहां पे फोर्स बैलेंस हुआ? साफ साफ दिख रहा है कि 2 का एक्सेलरेशन आ जाए, सॉरी 2 न्यूटन का नेट फोर्स आ जाएगा इस तरफ। बात आपकी ठीक है, मैं मानता हूं इस बात, लेकिन बताओ क्या प्रैक्टिकली आप ऐसी चीज लेके आ सकते हो कि मास उसका क्या हो, जीरो हो? नहीं ना। तो प्रैक्टिकली आप मास जो है वो जीरो लेके नहीं आ सकते, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा हो भी गया तो उस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो नेट फोर्स आपके पास जीरो नहीं हुआ, लेकिन फिर एक्सेलरेशन आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर मास जीरो है और उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाता है, मास जीरो होते हुए भी अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? आपका एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो वो वाले केस आपसे पूछेगा नहीं। तो यहां मैं सीधे सीधे, या इसको मैं और प्रीसाइजली और ढंग से बात करूं कि मैं कह रहा हूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज मासलेस एंड एक्सेलरेशन इज फाइनाइट, उसका अगर फाइनाइट एक्सेलरेशन है, वो जीरो भी हो सकता है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, तो आपका नेट फोर्स जीरो होगा। अब इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने ये कंडीशन इसमें ऐड कर दी है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं सिर्फ इतना ही कह देता तो मुझे ये भी पता है कि यार ए को मैं एफ बाय एम लिख सकता हूं, तो अगर एफ नॉन जीरो हुआ तो ए इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब एम जीरो और ए इनफाइनाइट, तो फोर्स नॉन जीरो आ सकता है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये बात समझ में आई होगी। तो ध्यान ये रखें, ऑब्जेक्ट मासलेस है, एक्सेलरेशन फाइनाइट है, तो आपका नेट फोर्स वहां पर क्या होगा? मासलेस ऑब्जेक्ट पे जीरो होगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं किसकी? सॉरी एक मिनट। तो अब हम बात करेंगे कि क्या करेंगे हम अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है। तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम में अगर कोई चीज है तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। यही हमने सीखा कि नेट फोर्स जीरो, तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको वही एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना है। फिर ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसका जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फिर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लो और सारे फोर्सेस को क्या कर दो? रिजॉल्व कर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब आप किस डायरेक्शन को एक्स लेना चाहते हो, किस डायरेक्शन को वाई लेना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमको अगर फोर्सेस, देखो नेट फोर्स, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? वो होगा जीरो। और नेट फोर्स अगर जीरो है तो उन सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन जीरो है, तो आपको वो फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। उससे फायदा ये होगा कि वाई डायरेक्शन के फोर्सेस जो हैं वो उस डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, और एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को वाई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो आप इंडिपेंडेंट इक्वेशंस लिख सकते हैं फॉर एक्स एंड वाई। ये बात हम प्रोजेक्टाइल से पढ़ते आ रहे हैं। और बस फिर आपको कुछ नहीं करना कि आपको लिख देना है कि एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्स मिला के इज इक्वल्स टू जीरो और वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स मिला के इज इक्वल्स टू जीरो। ये कहानी आपको लगा देनी है। जैसे कि एक सवाल हम देखते हैं, इस सवाल में आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉन्टेक्ट फोर्सेस, है ना। जितने भी फोर्सेस है यहां पर कॉन्टेक्ट फोर्सेस, तो इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है, इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है, तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स हमको निकालने हैं। फटाफट से इसको निकालते हैं, कुछ इसमें खास नहीं। मान लो मुझे क्या करना है, मुझे N1 मतलब, या एक नॉर्मल में कह देता हूं जो M1 और M2 के बीच में लग रहा है,
तो M1 और M2 के बीच में जो यहां पे फोर्स लग रहा होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया M1 का FBD। मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया M1 का FBD। M1 का FBD बनाऊंगा तो क्या क्या फोर्स यहां पर लगेगी। M1 के ऊपर सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी, दूसरा फोर्स जो लगेगा वो आएगा नॉर्मल, इसको मैं N बोल देता हूं, ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताओ, क्या कोई चीज ऐसे रखी हुई है तो वो रखी रहेगी। तुम बोलोगे अजी सर बिल्कुल रखी रहेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल रखी रहेगी ऐसे। अब अगर वो ऐसे रखी हुई है तो क्या मैं यहां ऐसा नहीं कह सकता कि नेट फोर्स 0 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। अब तुम बोलोगे सर कंपोनेंट्स तो आपने लिए ही नहीं, लेने की जरूरत है क्या, सर पता नहीं। तो देखो, क्या ये दोनों फोर्स वाई डायरेक्शन में है, हाँ सर। ये तो कोई एंगल वैंगल तो बना नहीं रहे हैं, तो जब वाई डायरेक्शन में है तो मैं क्यों कंपोनेंट लूं। सीधी सी बात यह है कि नेट फोर्स आपका जो वाई डायरेक्शन में आएगा वो आ जाएगा 0। तो एक दो फोर्स है कुल मिला के, तो इस फोर्स को अगर मैं पॉजिटिव कहता हूं तो ये +N, इस फोर्स को अगर मैं नेगेटिव बोलता हूं तो ये -M1G, और इन दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि N = M1G। खत्म, ये मेरे पास N की वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई बोलेगा ठीक है सर आ तो गई, अब आप ये बताइए कि जो M2 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ खास नहीं है M2 में। M2 में आप क्या करने वाले हैं, M2 के अंदर जो है आप उसका FBD बनाए। तो सबसे पहली बात, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा M2G, फिर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। और M2 के दो कॉन्टेक्ट्स है, एक नीचे से और एक ऊपर से। तो जब M2 के दो कॉन्टेक्ट्स है, एक नीचे और ऊपर से, तो नीचे वाले सरफेस ने इसको ऊपर धक्का दिया और ऊपर वाला ब्लॉक जो इसको प्रेस कर रहा होगा वो नीचे धक्का देगा। मैं जानता हूं तुम इसको M1G बोलने वाले हो, लेकिन मैं कहूंगा कि यार आप अभी N1 ही लिखो, सॉरी N ही लिखो इसको। सर N क्यों लिखा, यार M2 ने इसके ऊपर N फोर्स लगाया था। किसने लगाया था, M2 ने। तो एक्शन रिएक्शन की वजह से M1 भी क्या करेगा, M1 भी इसके ऊपर N फोर्स ही लगाएगा। अब वही सेम बात, तो अब यार मैं ऐसे क्यों लिखूं कि नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 की ये वाला पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव। सिंपल सी बात है, एक ऊपर है एक नीचे है, और अगर कैंसिल कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कैंसिल करने वाले केस में ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाले फोर्स। मतलब आप सीधे सीधे यहां से लिख सकते हैं कि Ng इज इक्वल्स टू N + M2G। अब तुम कहोगे सर वो N है तो अपना M1G ही ना, मैंने कहा हाँ यार है तो सही। अजी सर तो यार फिर डायरेक्ट ही लिख देते ना, हाँ लिख सकते थे, लेकिन बात ऐसे भी समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है क्या ये बात, है ना। N जो है वो M1G के इक्वल है, लेकिन M1G है नहीं, M1G तो अर्थ फोर्स लगाएगी, है ना, दोनों इक्वल है वो एक अलग बात है। ये आपके पास जो है कहानी हो जाएगी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब कोई कहेगा सर यार ऐसे आपने अलग अलग करके लिखा। मान लो मुझे सिर्फ नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड निकालना था, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, सवाल में सिर्फ ग्राउंड से नॉर्मल पूछा गया था, तो बिल्कुल सर क्या मैं पूरा सिस्टम नहीं ले सकता। देखो मेरा पूरा मेन एम रहेगा इस चैप्टर में तुम्हें एक चीज सिखाना, जो है बाकी चीज तो तुम सीख ही लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारी एक आदत डलवाना। वो आदत है पूरे सिस्टम पे भी एक बार नजर डालें। पूरे सिस्टम पे अगर मैं नजर डालता हूं, पूरा सिस्टम मतलब M1 और M2, ग्राउंड इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो आपको समझना होगा कि M2 पे जो फोर्स लगा ये एक्सटर्नल है। सर ये कैसे एक्सटर्नल हो गया, यार ये अर्थ लगा रही है, तो अर्थ सिस्टम का पार्ट नहीं क्या, नहीं, किसका पार्ट है, M1 और M2 ही सिस्टम का पार्ट है ना, अर्थ तो एक्सटर्नल है। और M1 पे भी अर्थ ने फोर्स लगाया। अब ये दोनों आपस में जो N लगा रहे थे वो इंटरनल है, तो वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। और क्या ये पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में है क्या, है हाँ जी। तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट ये इक्वेशन नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, दैट इज Ng जो है ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे लगने वाला फोर्स।
खत्म। इसमें कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने बताई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक रस्सी है, इसकी लेंथ है L, और रस्सी के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन ना हो तो वो हमेशा मासलेस ही होगी, ये ध्यान रखना। अगर कुछ इंफॉर्मेशन ना हो तो रस्सी हमेशा कैसी कंसिडर की जाएगी? मासलेस। तो ये मासलेस एक रस्सी है। आपसे पूछा है कि टेंशन कितनी होगी इस पॉइंट एक्स पर। अच्छा साहब, इस पॉइंट एक्स पर? जी हां बिल्कुल, इस पॉइंट एक्स पर। ठीक है, देखते हैं। तो बात यह है कि यहां इस पॉइंट पे मैं कल आपको बता चुका हूं पहले ही कि ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर भी रस्सी है और नीचे भी रस्सी है। तो इस पॉइंट को ऐसा भी लग रहा होगा कि इसे ऊपर भी खींचा जा रहा है, और इस पॉइंट को ऐसा भी लग रहा होगा इसे नीचे भी खींचा जा रहा है ना? ये मैंने कल ही बता दिया। ऊपर वाली रस्सी, इसको रस्सी का काम खींचना होता है तो ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी, नीचे वाली रस्सी इसको नीचे खींचेगी। अब बात यह है कि आप एफबीडी में क्या लेके चलते हैं। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना जो मैं कर रहा हूं यहां। मैंने ये पूरा सिस्टम ले लिया, ये एक्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ये पूरा मास, ये मैंने पूरा सिस्टम ले लिया। यहां से जैसे ही मैं ये पूरा सिस्टम लेता हूं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा तो इस वाले पॉइंट पर ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। जो ऊपर वाली टेंशन होगी वो एक्सटर्नल है, क्योंकि वो ऊपर वाली रस्सी ने लगाई है। इस पॉइंट पर जो नीचे वाली टेंशन है वो एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि वो तो सिस्टम के रस्सी ने ही लगाई है, सिस्टम का जो पार्ट था उसी ने लगाई है। मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट पे नीचे जो टेंशन लगा रहा है वो नीचे वाली रस्सी, तो वो तो सिस्टम का ही पार्ट है, इंटरनल है, तो उसको नहीं लिखेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस को लिखना है, ठीक है। तो इस पे टेंशन लगा, इस पॉइंट पे बाहर वाली रस्सी ने जो फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल, और कैपिटल mg ये भी ग्रेविटी ने लगाया। सर रस्सी का mg वो मासलेस है, उसका कोई mg नहीं। अच्छा, तो सर इस लेंथ का क्या लेना देना है? पता नहीं क्या लेना देना है, तुम तो बस एफबीडी की बात करो। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ सर ये इक्विलिब्रियम में है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि T जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? mg के इक्वल आ रहा है? हाँ सर आना तो चाहिए, क्योंकि एक फोर्स ऊपर लग रहा है एक फोर्स नीचे लग रहा है, और दोनों इक्विलिब्रियम में, मतलब ये पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। लेकिन सर यार एक चीज बताओ, अगर मैं ये x की जगह x को कुछ भी लेता, L/4 L/2 L, तो ये तो हर केस में टेंशन तो mg आती। हाँ यार बिल्कुल। सर इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस पूरी रस्सी में टेंशन x पे डिपेंड ही नहीं कर रही? मतलब चाहे आप इस पॉइंट की बात करें, 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 किसी भी पॉइंट की बात करें, यहां तक कि टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें, पूरे रस्सी में टेंशन जो है वो mg के इक्वल होगा? जी हां। तो सर क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं यहां पर कि एक मासलेस स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहती है? जी हां। ये आप बोल सकते हैं कि अगर और कोई फोर्सेस बीच में नहीं लग रहे हैं देन टेंशन इन अ सिंगल स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। अगर कोई अलग फोर्सेस उस स्ट्रिंग पे नहीं लग रहे हैं, बीच में कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, मतलब अलग से, मतलब टेंशन के अलावा, कि भाई तुमने अलग से इधर से पकड़ के इसको और खींच दिया, तो वो अलग बात है, तो रस्सी में टेंशन अलग हो जाएगी। अदरवाइज टेंशन, ये ध्यान रखना है, टेंशन इन अ सिंगल स्ट्रिंग इज सेम। ओके, ये आपको नोट ध्यान रखना है। यहां पर कोई कुछ अलग तरीके से बात कर सकता है, जैसे कि कोई कहे सर इसी के अंदर है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो, ध्यान से सुनना अब मेरी बात। सर मान लो ये आपने क्या लिया, ये, या चलो इसको एक नए उसमें लेते हैं, है ना। तो कोई कहेगी सर मान लो ये जो अपना जो ब्लॉक था ना, जो इस रस्सी से कनेक्टेड था, मैंने कहा हाँ यार कनेक्टेड था, तो किसी ने कहा सर एक चीज बताओ, मैंने ये दो पॉइंट्स उठा लिए A और B,
और मैं सिर्फ इतने वाले रस्सी को स्टडी कर रहा हूं, सिर्फ रस्सी का ये वाला पोर्शन मैंने स्टडी किया। मैंने कहा ठीक है यार, बिल्कुल आप ले सकते हो, आप एकदम फ्री हो ये पोर्शन लेने के लिए। तो मैंने वो पोर्शन ले लिया। भाई स्टडी किसी भी चीज की जा सकती है, आपकी मर्जी है वो। तो सर मैंने ना एक बार इसको उठाना चाहा, तो ये ए और ये बी पॉइंट। अब सर मैं एफबीडी बनाऊंगा इसका। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार, एफबीडी तो बनेगा ही बनेगा। तो ए के ऊपर जो रस्सी है ऑब्वियसली वो उसको खींच रही होगी। तो सर यहां पर जो है ना एक टेंशन आ रही होगी टी, इसको मैं ए बोल देता हूं क्योंकि वो ए पॉइंट पे लग रही है। और सर बी के नीचे भी एक रस्सी है, उसका काम भी इसको खींचना होगा। तो सर इसको मैं टी बी बोल देता हूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है यार, इसको टी ए बोल दिया, इसको टी बी बोल दिया। अब सर ये तो मासलेस है ही। मैंने कहा हाँ यार मासलेस तो है, और सर इसका तो एक्सेलरेशन भी 0 है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये मासलेस भी है। सर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए क्या ये? मैंने कहा हाँ यार क्यों नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में तो है ही ये। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या बोलूंगा, ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस नीचे लगने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू 0। या डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे कि टी ए इज इक्वल्स टू टी बी, ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे लगने वाला फोर्स। मतलब आप इस कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो कि ये मासलेस स्ट्रिंग में इस पॉइंट और इस पॉइंट में टेंशन सेम ही आ रही है। तो मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि एक मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है। अच्छा सर टेंशन आपने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है सेम ना रह पाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर वो केस बताओ। मैंने कहा यार एक और केस कंसीडर करो, है ना। लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस। तो इस अनदर केस में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लो ये रस्सी थी, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये एक अलग केस है, ध्यान रखना। ऊपर इसके ऊपर टी ए लग रहा था, नीचे इसके ऊपर टी बी लग रहा था, और मैंने क्या किया, मैंने बीच में कहीं पे इस पॉइंट को पकड़ा अपने हाथों से और फोर्स लगाया नीचे की तरफ। तो मैंने एक फोर्स और लगा दिया मेरी तरफ से एडिशनल, मान लो 2 न्यूटन का, या 2 न्यूटन ना बोल करके मैं कह देता हूं एफ। तो अब इस रस्सी पर, इस वाले हिस्से पर ऊपर वाली रस्सी फोर्स लगा रही है, नीचे वाली रस्सी फोर्स लगा रही है, मैं भी एक फोर्स लगा दे रहा हूं अलग से। तो अब क्या आप ये नहीं कहेंगे क्या कि टी ए इज इक्वल्स टू एफ प्लस टी बी? बिल्कुल आप कहेंगे। तो क्या अब टेंशन इक्वल हुई क्या? नहीं हुई। तो वही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर रस्सी में कहीं बीच में कोई और बाहर का फोर्स लग जाता है तो टेंशन बदल जाएगी, अदरवाइज बाहर का अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है अलोंग द स्ट्रिंग, तो टेंशन रहेगी सेम, कोई तब्दीली उसमें नहीं होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये एक केस हो गया, अदरवाइज टेंशन इज सेम। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले सवाल की। अब अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इफ स्ट्रिंग आल्सो हैज मास। स्ट्रिंग के पास भी इस बार मास है, ओके। और अभी हमें टेंशन बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की किसी एक्स पर टेंशन क्या होगी। अब किसी एक्स पर टेंशन क्या होगी तो बात वापस से घूम फिर के वही आ जाती है कि इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर भी लग रही होगी, नीचे भी लग रही होगी। तो आपकी मर्जी है आप यहां पर कौन से किस चीज को सिस्टम लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा समझा देता हूं। अब इस बात को समझना, इस पॉइंट पे जो टेंशन लग रही होगी एक ऊपर और एक नीचे, है ना। तो अगर कोई कहता है कि सर जी मैं तो सिस्टम में, मुझे थोड़ी ना कोई सपने आ रहे कि किसको सिस्टम लेना है किसको नहीं, तो मुझे तो यार मैं तो सर पहली बार सीख रहा हूं। तो मान लो मैंने तो ऊपर वाले पार्ट को पहले कंसिडर कर लिया। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा सर कि ऐसा कर लिया जाए क्यों ना कि ये चीज जो थी, तो मैंने क्या किया कि जो ये ऊपर वाला जो पार्ट था, ये ऊपर वाली जो रस्सी थी, इसको मैंने कंसीडर किया जिसकी लेंथ है L माइनस एक्स। इसको मैंने कंसीडर किया और अब मैं जानता हूं कि इस पॉइंट पर टेंशन नीचे लग रही होगी। इस रस्सी को नीचे वाली रस्सी नीचे की तरफ खींचेगी और इस रस्सी को छत जो सीलिंग है वो ऊपर खींचेगी।
सर छत के ऊपर खींचेगी। यार बताओ छत को रस्सी ने कैसा खींचा? सर नीचे। तो रस्सी ने अगर छत पे नीचे फोर्स लगाया तो छत रस्सी पे ऊपर लगाएगी, एक्शन रिएक्शन। हाँ सर। तो ये टेंशन मैंने कह दी या ये फोर्स मैंने कह दिया, कुछ उसको टी ही बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं कुछ ए, या इसको टी डैश बोल देते हैं, ठीक है, या ऐसा करते हैं नाम दे ही देते हैं इसको। तो ये पॉइंट है ए, तो ये टेंशन हो गई ए, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं सी। ये ए, ये बी और ये सी। तो इस सी पॉइंट पे जो टेंशन आएगी उसको मैंने टीसी कह दिया। अब कोई यहां से पूछे कि सर देखो ये रस्सी इक्विलिब्रियम में, मैंने कहा बिल्कुल इक्विलिब्रियम में। सर एक फोर्स लग रहा है इस पे ऊपर, एक लग रहा है नीचे, और एक इसका खुद का mg आएगा। सर मुझे नहीं पता इसका मास कितना होगा, लेकिन जितना भी होगा तो इतना मास जो आएगा वो m इंटू जी कह देंगे। अब सबसे पहली बात ये है कि इसके मास को अगर मैं m डैश बोल देता हूं तो यहां से आप ये जान गए हो कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो TA ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? TC प्लस m डैश जी के इक्वल। अब बात ये था, मुझे निकाला था TC, क्या TA मुझे पता है? नहीं पता। तो TA नहीं पता तो TC नहीं पता लगेगा, है ना, इस इक्वेशन के हिसाब से। हाँ निकाल में जरूर सकता हूं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस बात को समझो कि अगर आप ये उठा के चलते हो तो आपको यहां से दो अननोन मिल रहे हैं, A और C। तो ये इक्वेशन इतने काम की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इक्वेशन गलत है, बस ये इक्वेशन काम की नहीं है। अच्छा तो सर काम की इक्वेशन क्या है फिर? तो यार काम की इक्वेशन तो देखो कुछ ऐसी दिखेगी मुझे कि मैंने ये रस्सी कुछ ऐसे ली और ये जो ब्लॉक था इसको भी इसी में कंसिडर कर लिया। इससे फायदा मेरा ये होगा कि वो जो टेंशन लग रही थी इस सी पॉइंट पे वो ऊपर लगेगी एक्सटर्नल, नीचे वाली इंटरनल हो जाएगी। mg जो लगेगा वो लगेगा नीचे, और इसका जो मास है उसकी वजह से एक mg आएगा, वो आएगा इसका मास जो कि आएगा m/l इंटू एक्स इंटू जी। अब कई बच्चे सोच रहे हो कि सर ये इस BC वाले स्ट्रिंग का मास आपने m/l इंटू एक्स कैसे लिख दिया? बड़ा ही आसान। इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ अगर मैंने कहा कि यार 10 डेयरी मिल्क चॉकलेट है, वो जो है 100 रुपए की है ना, 10 डेयरी मिल्क चॉकलेट 100 रुपए की। तो मुझे बताओ कि एक डेयरी मिल्क चॉकलेट कितने रुपए की होगी? अब तुम बोलोगे सर अगर सभी डेयरी मिल्क चॉकलेट्स का रेट सेम है, अगर सब अलग अलग रेट की है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सभी का अगर रेट सेम है तो डेफिनेटली एक डेयरी मिल्क चॉकलेट 10 रुपए की है ना। कंडीशन क्या है? रेट सेम है इसलिए। अच्छा तो मैंने कहा यार फिर एक्स डेयरी मिल्क चॉकलेट्स का रेट कितना होगा, उनका प्राइस कितना होगा? तुम कहोगे सर वो हो जाएगा 10x। है बात सही? लेकिन ये सर तभी लिख सकता हूं जब सभी का रेट या प्राइस सेम है। तो इसी तरीके से मैं क्या कह रहा हूं आपको कि L लेंथ वाली जो रस्सी है उसका मास दिया गया है हमें m। ध्यान से सुनना, L लेंथ वाली रस्सी का मास दिया गया है m। तो मुझे बताओ यूनिट लेंथ वाली रस्सी जो होगी, जैसे 10 मीटर का मास है 20 केजी, तो 1 मीटर पे कितना मास है? 20/10 2 केजी। तो ये आ जाएगा m/l केजी। और अब मैं पूछूं कि x लेंथ का मास कितना होगा, तो वो आ जाएगा m/l इंटू एक्स। बात को समझना, L लेंथ का मास m तो यूनिट लेंथ का मास m/l, तो x लेंथ का यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, लेकिन इसके लिए वो रस्सी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। तो कुछ नहीं दिया गया है इसलिए उसको यूनिफॉर्म माना जा सकता है, और इसकी लेंथ आपको L दी गई है, ये इतना x है, तो m/l इंटू एक्स। ये जो m/l है इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी इसको कहा जाता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब है? ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना इधर यार, एक मिनट। हाँ तो लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब है? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब यह है
कि मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इसका सिंबल यूज हो जाता है, म्यू इसका सिंबल यूज हो जाता है, टाइम होने वाला है। तो इस तरीके से आप यहां पर ये कहानी लिख सकते हैं। अब देखो, अब जो है इसका मास, इस स्ट्रिंग का मास m/l इंटू एक्स इंटू जी, तो इसका मास इंटू जी, इसका मास इंटू जी, और सारे फोर्स एक्सटर्नल जो थे वो मैंने बना दिए, बाकी सारे इंटरनल है। तो 3 फोर्स यहां पे लग रहे हैं। तो सीधे सीधे मुझे यहां से दिख रहा है कि टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस m/l इंटू एक्स इंटू जी। तो ये हमारे पास यहां से टेंशन की वैल्यू बड़े आसानी से निकल जाएगी, बड़े आसानी से निकल जाएगी। अब आप x की वैल्यू जो डालना चाहते हैं वो डालें, आपको टेंशन मिल जाएगा। x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो वो आ जाएगा mg के इक्वल, x की वैल्यू आप l रख देंगे तो वो आ जाएगा mg प्लस स्मॉल mg के इक्वल। इस बात को समझो, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि यार ये जो रस्सी में टेंशन होगी, ये टेंशन दोनों के मास को बैलेंस कर रही है, इसको भी और इसको भी। तो मैं जब बी पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहां का टेंशन सिर्फ कैपिटल एम को बैलेंस कर रहा है। समझ में आती है क्या बात? ऐसी जब मैं ए पॉइंट की बात करूंगा तो ए पॉइंट ने पूरे रस्सी और कैपिटल एम को उठा रखा है, मतलब टेंशन वहां पे या फोर्स वहां पे होना चाहिए स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी। तो आप एक्स की वैल्यू एल डाल के देख लो, आपको वही मिल जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, टेंशन जो है वो बढ़ते जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाला मास हैवी होते जा रहा है ऊपर जाने पर, इसलिए टेंशन बढ़ रही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वो मास जो है वो था ही नहीं रस्सी में, तो ऊपर जाने पर टेंशन में कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रही थी। तो ये बड़े आसानी से आप इस चीज तक पहुंचेंगे। एक अगला सवाल और बहुत ही आसान, जैसे अब यहां पे आपसे पूछ रहा है टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स, तो अब मैं कुछ नहीं, मैं सीधे सीधे निपटा दूंगा। जैसे यार यहां का टेंशन, तो ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा होगा? इसको। समझ में आती है क्या बात? ये वाली रस्सी अगर आप इसका टेंशन बनाओगे तो ये किसको बैलेंस कर रही होगी? इसको मैं बोल देता हूं T1। देखो ये रस्सी 4 को ऊपर खींच रही होगी, 3 को नीचे खींच रही होगी। ये वाली रस्सी 3 को ऊपर खींच रही होगी, 2 को नीचे खींच रही होगी, क्योंकि इसका काम है खींचना। और ये वाली रस्सी 2 को ऊपर खींच रही होगी और इस छत को नीचे खींच रही होगी, क्योंकि इसका काम है खींचना। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 4 का एफबीडी देखता हूं, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ और सिर्फ 4 का एफबीडी देखता हूं तो मुझे सिर्फ 2 एक्सटर्नल फोर्स दिखेंगे, एक तो T1 और एक ये 40 इसका mg। तो मैं सीधा यहां से लिख दूंगा कितना, T1 इज 40, खत्म, इसमें कुछ खास नहीं। अब सुनो एक और बात, अब मैंने क्या कहा, अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखता हूं, इन दोनों को एक साथ अगर मैं देखता हूं तो T1 इंटरनल फोर्स हो जाएगा इन दोनों को एक साथ देखने पर। तो T2 इस पे लग रहा है ना, इस पे लगने वाला T2 है क्या? है। कैसा लग रहा है? ऊपर। और क्या लग रहा है? और लग रहा है 30। और क्या लग रहा है? 40। तो T2 तुम बोलोगे सर 30 तो इंटरनल है, नहीं है। 30 जो है वो अर्थ लगा रही है भाई। T1 जो था वो आपस में लगने वाला फोर्स है, इसलिए वो इंटरनल। 30 जो है वो 40 ने नहीं लगाया, मतलब 4 kg ने नहीं लगाया 3 kg पर, ये तो अर्थ ने लगाया। ऐसे ये 40 भी अर्थ ने लगाया। तो 30 और 40, तो T2 आ जाएगा आपके पास कितना? सीधे सीधे 70 न्यूटन। और ऐसे ही जब आप बात करेंगे किसकी, जब आप बात करेंगे इस पूरे सिस्टम की, तो पूरे सिस्टम की बात करोगे तो T3 इज द एक्सटर्नल फोर्स। T3 ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो एक्सटर्नल है, तो T3 किसके इक्वल आ जाएगा? तो ये इंटरनल हो जाएगा, ये भी इंटरनल हो जाएगा, तो 20 प्लस 30 प्लस 40, तो ये आ जाएगा भाई 20 प्लस 30 और प्लस 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 न्यूटन। इस तरीके से आप बड़े आसानी से टेंशन लिख सकते हो। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो मास बढ़ते जा रहा है। ये पिछले वाले सवाल के जैसी ही चीज है, कुछ खास इसमें नहीं है। तो आगे बढ़ा जाए, इस सवाल को देखें। अब इस सवाल में देखो क्या कहा गया है। इस सवाल में आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एंड टेंशन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। सबसे पहले तो थोड़ा सा फील लेना है कि भाई कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे होंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको एफबीडी बनाना होगा। तो एफबीडी जब मैं बनाऊंगा तो आप इस बात को समझें कि जब मैं एफबीडी बनाता हूं तो क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे। तो सबसे पहला फोर्स जो है वो कौन सा है भाई?
सबसे पहला फोर्स है अपने पास mg, इसको नहीं भूलना है, ये आया mg। और फिर इधर से आएगा आपका टेंशन। रस्सी है तो खींचने का काम करेगी, रस्सी नहीं होती तो ये नीचे चले जाता, तो रस्सी ने रोका हुआ है, खींच रही है रस्सी। और फिर एक यहां से सरफेस है तो ये नॉर्मल, ये इसको प्रेस कर रहा होगा, अगर ये प्लेन नहीं होता तो ऐसा झूला झूलने लगता है ये, तो ये इसको प्रेस कर रहा है तो नॉर्मल मिलेगा। तो ये mg हो गया, दो कांटेक्ट फोर्स हो गए, इसके अलावा और कोई चौथा फोर्स नहीं है। अब बात ये आती है कि यहां क्या किया जाए, तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और दोनों ही तरीके सही हैं। मैंने क्या बताया था इक्विलिब्रियम में जब बात करी थी कि देखो अभी तक जो भी केस आए उनमें सब में वाई डायरेक्शन में ही फोर्सेस लग रहे थे, इसलिए कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आपके पास एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में फोर्स होंगे तो आप कंपोनेंट्स ले लेंगे अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन या अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अब आपकी मर्जी है कि वो दो परपेंडिकुलर कौन सी होंगी। किसी को लगता है कि सर मैं तो वही चूज करूंगा जो चूज करनी चाहिए, मतलब ये x और ये y, सर मैं तो इसी डायरेक्शन में कंफर्टेबल हूं। ठीक है, आपकी चॉइस है, तो करते इसके हिसाब से सॉल्व करते। तो हमने क्या कहा, ये एंगल क्या थीटा होगा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल होगा। ये एंगल भी थीटा होगा क्या, बिल्कुल होगा। कैसे, दो लाइंस के बीच में जो एंगल वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल, हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये है, तो ये एंगल थीटा हो गया। अब कंपोनेंट्स ले लो, तो कंपोनेंट्स मैंने लिए, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा n cos थीटा, रिजल्टेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n cos थीटा, और ये आ जाएगा आपका n sin थीटा। बहुत ही सिंपल सी ये बात है, तो यहां से आपको ये पता लग रहा होगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, n sin थीटा। ऐसे ही जब मैं बात करूंगा टेंशन की, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये आ जाएगा t cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा t sin थीटा। अब साफ साफ दिख रहा है आपको, टेंशन जो कि ना x में था ना y में, नॉर्मल जो कि ना x में था और ना y में, उसमें मैंने x और y में कंपोनेंट्स ले लिए हैं। mg जो है वो y डायरेक्शन में है, इसके कंपोनेंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी y में। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा कि यार x डायरेक्शन की इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है क्या, जी हां बिल्कुल है। तो हम यहां बोलेंगे कि x डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, मतलब राइट वाला फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स। या आप ऐसा बोल सकते हो एक बार को कि नेट फोर्स, देखो इसको सुन लो ढंग से, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज जीरो, तुम बोलोगे हाँ सर, तो t cos थीटा तुमने कह दिया कैसा है, वो है पॉजिटिव, तो n sin थीटा कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा नेगेटिव, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब इससे जब आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे तो आप यही तो कहोगे कि t cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, n sin थीटा। तो ये डायरेक्टली लिखना सीख लो, जैसे कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपने कहा था ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, ऐसे यहां पर राइट वाला फोर्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट वाला फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ये चीज चल नहीं रही। ऐसे ही जब आप बात करोगे तो y डायरेक्शन में आप सीधे सीधे आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं कि n cos थीटा जो कि ऊपर लग रहा है, t sin थीटा जो कि ऊपर लग रहा है, इज एक्चुअली इक्वल्स टू mg। ये आपके दो इक्वेशन आ गए हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके t और n की वैल्यू निकलेगी, मैं पूरी निकाल के बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि तुमको कोई तकलीफ ना हो। तो मैंने क्या किया, t की जो वैल्यू थी वो आ जाएगी n sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब n tan थीटा। तो यहां हमारा जो इक्वेशन थी सेकंड वाली इक्वेशन जो कि है n cos थीटा प्लस t sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो मैंने क्या किया कि n cos थीटा में t की जो वैल्यू थी अभी उसको मैं रख देता हूं, तो t आ जा रहा है n tan थीटा, ठीक है, तो n tan थीटा बोल दो या फिर n sin थीटा अपॉन cos थीटा बोल दो, ये t की वैल्यू थी, ठीक है नहीं। अब मैंने क्या किया, यहां से एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा, ये ऊपर गया तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, इधर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg। n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां mg आ रहा है, और नीचे आ जा रहा है अपने पास cos, तो ये आ गया अपने पास 1, तो n की जो वैल्यू है वो आ गई अपनी कितनी, mg cos थीटा। तो यहां से जो हमारा n आया वो आ गया mg cos थीटा।
इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपने t की वैल्यू निकाली थी n साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो n की वैल्यू यहां पे रख दीजिए जो कि आ रही है mg cos थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कैंसल और ये टेंशन आपका आ गया यहां से mg साइन थीटा। अब यहां पर मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बस सिंपल सी चीज थी क्या कि अगर 2 डायमेंशन में चीजें आ जाती हैं तो कंपोनेंट्स ले लीजिए x और y डायरेक्शन में और बस फिर सॉल्व कर दीजिए, काम आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, उसमें ज्यादा कोई तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है, और फिर इक्वेट कर दीजिए फोर्सेस को। अब कोई कहेगा सर यार एक चीज बताओ, मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल पूछो सर, ये बात आपकी चलो ठीक है, ये मुझे समझ में आया, लेकिन 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 सर एक और चीज आप यहां पे बताएं, इसको तो आप बोल दीजिए मेथड 1 आपका, है ना। देखो यार आज का लेक्चर भी थोड़ा सा है ना, अभी बेसिक ही चले गया है, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं काफी कुछ पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक साथ ही सीधे हाई फाई कंसेप्ट डाल दूं, तो अभी बेसिक बेसिक सवाल ही चलेंगे, शायद 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो ज्यादा मैं इस लेक्चर को अभी बढ़ाऊंगा नहीं। तो अब बात यह है कि सर ठीक है आपने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, हमको भी बात समझ में आई, लेकिन क्या जरूरी है क्या कि ऐसे ही सॉल्व किया जाए, जरूरी है क्या ऐसे ही सॉल्व किया जाए? मैंने कहा यार ऐसे नहीं तो फिर कैसे? सर एक चीज बताओ, मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल पूछो। देखो सर यहाँ पे टेंशन लग ही रहा था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, टेंशन लग रही है ऐसे, और सर नॉर्मल ऐसा लग रहा है बिल्कुल, और सर mg जो है वो ऐसा लग रहा है, मैंने कहा यार हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है सब कुछ। तो सर एक चीज अब ये बताओ यार, नॉर्मल और टेंशन जब ऑलरेडी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो क्या कोई ठेका ले रखा है क्या हमने कि हॉरिजॉन्टली हमेशा x होगी और वर्टिकल जो है वो हमेशा y होगी? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो सर क्यों मैं ऐसा करूं कि मैं दो फोर्सेस को तोड़ूं दो अलग अलग डायरेक्शन में, जबकि ऑलरेडी मेरे को दो फोर्सेस दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूटे हुए मिल रहे हैं? मैं बोला यार बात में समझा नहीं। अरे सर बात ये है, आप ये देखो, आपने अभी हमको क्या सिखाया, आपने कहा कि सर देखो टेंशन के कंपोनेंट्स ले लो, है ना, और नॉर्मल के कंपोनेंट ले लो, तो आपने टेंशन का अलग कंपोनेंट तोड़े, नॉर्मल के अलग कंपोनेंट तोड़े, कुल मिला के आपको दो फोर्सेस के कंपोनेंट तोड़ने पड़े ना। मैंने कहा हाँ। और सर आपने ये क्यों किया? मैंने कहा यार इसलिए क्योंकि मुझे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। सर बट ऐसा क्यों? उसकी वजह दोस्तों ये है क्योंकि y डायरेक्शन के फोर्सेस का x डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, और x डायरेक्शन के फोर्सेस का y डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए। और वो वजह यह है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो सर जब ऑलरेडी आपको एक डायरेक्शन ऐसी मिल रही है जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, दो डायरेक्शन सॉरी ऐसी मिल रही हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट इज अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आप क्यों जो है एक्स और वाई की बात कर रहे हैं? मैंने कहा इससे फायदा क्या होगा? सर फायदा सीधा सीधा यह है कि हमारा जो टेंशन है और नॉर्मल है ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो गया, तो अब मुझे बस mg के कंपोनेंट लेने की जरूरत है। ये थीटा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल और प्लेन के परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये एंगल भी थीटा, तो mg का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा। थीटा के साथ वाला क्या आता है? cos, और थीटा के साथ सामने वाला सॉरी वो आ जाएगा साइन। मैंने कहा यार बात तो ठीक है। तो यार सर अब एक चीज बताओ, अब क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम और ये डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? मतलब आप बोलो ना एकदम बिंदास होकर के कि n जो है वो mg cos थीटा के इक्वल होगा। इस डायरेक्शन में ये ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, इस डायरेक्शन को इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे ही इस डायरेक्शन को अलोंग द इंक्लाइन इससे कोई मतलब नहीं, तो क्यों नहीं आप ऐसा लिख देते? मैंने कहा फायदा क्या हुआ? यार सर जल्दी सॉल्व हो गया। हाँ जल्दी सॉल्व हो गया, तो ऐसा आप देखें कई बार हो सकता है, कई बार आपको एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना लेकर के किसी और डायरेक्शन में लेने पड़ जाए, है ना। लेकिन ध्यान ये रखें कि कुल मिला के आपको फोर्स बैलेंस करना है, आंसर तो निकलेगा ही निकलेगा। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, इसमें कुछ खास नहीं था। एक और सवाल लेके आते हैं, एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही है, इसमें कुछ नयापन नहीं है, वही सेम सवाल है। एंगल यहां पर आपको दिया हुआ है और एक बॉल जो है वो दो प्लेन्स के बीच में ऐसा फंसी हुई है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा,
और यहां पर जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल लगेगा कुछ ऐसा, इधर से नॉर्मल लगेगा कुछ ऐसा। तो इस प्लेन को मैं अगर 1 बोलता हूं तो ये हो गया n1, इस प्लेन को अगर मैं 2 बोलता हूं तो ये हो गया n2, और एक लगेगा नीचे की तरफ mg। बस 3 फोर्स है इसके ऊपर, एक इसके मास की वजह से mg, 2 क्वांटिटी की वजह से n1 n2। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल है, तो ये एंगल जो आपका आएगा वो आ जाएगा थीटा। नहीं समझ में आता है तो ये मैंने यहां पे भी समझाया था, कौन कैसे क्या हुआ था बड़े ही अच्छे तरीके से। कहां गया वो एफबीडी बनाते वक्त, वही सवाल है, बस एंगल मैंने इस बार सेम ले लिए। ठीक है, तो यहां जाके देख लेना, ऐसा मत बोलना अरे सर कैसे कैसे कैसे, भाई मैं बार बार थोड़ी ना एक ही चीज को पढ़ाता रहूंगा, फिर तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो अब सुनो, अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको सीधे सीधे यहां से दिख रहा है कि अगर आपका ये स्फीयर है तो इस स्फीयर पे नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, एक फोर्स इधर लग रहा है n1, एक फोर्स इधर लग रहा है n2, और ये वाली जो एंगल है ये भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो मैं अलग अलग ले लेता। अब क्या करना है, अब यार सिंपल सी बात है, तुम बोलोगे सर कंपोनेंट्स लेने और तो क्या करने, तो कंपोनेंट्स कैसे लोगे, अरे सर वही करने अभी x के अलोंग और y के अलोंग, तो यही ले लेते हैं। अब ये दोनों तो परपेंडिकुलर है नहीं, ऐसा मत बोलना सर ऐसा ले लेते हैं और ऐसा ले लेते हैं, अरे भाई ये किसने कहा कि ये 90 डिग्री है, ये किसी ने नहीं कहा है तुम्हें, तो ऐसा मत कहना सर इसके अलोंग और इसके अलोंग ले लेते हैं। थोड़ा सा समझो, समझते हुए चलो चीजों को, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होनी चाहिए। तो इस n का एक कंपोनेंट आएगा इधर, वो आएगा n1 cos थीटा, एक कंपोनेंट आएगा इधर जो आएगा n1 sin थीटा, ऐसे ही इस n2 का एक कंपोनेंट आएगा इधर, वो आएगा n2 sin थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर, वो आएगा n2 cos थीटा। और यहां से n1 cos थीटा और n2 cos थीटा आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि, अच्छा सबसे पहले x डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो x डायरेक्शन से सीधे सीधे पता लग जाता है यार कि जब ये इधर से तुम देख रहे हो कि ये n1 sin थीटा, राइट वाला फोर्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट वाला फोर्स, तो ये कट जा रहा है, मतलब n1 इज इक्वल्स टू n2। ये डायरेक्ट भी कह सकते थे जब यार ये एंगल ही सेम है तो वो नॉर्मल भी सेम लगाएंगे, अलग अलग क्यों लगाएंगे। तो इसको n1 ना बोल करके अब मैं क्या बोल दूं, n ही बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं, n ही बोल दूं। तो ये n2 cos थीटा और n1 cos थीटा ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली में हो जाएगा 2n cos थीटा। ये y डायरेक्शन की बात हो गई, और वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है mg को। बात खत्म, और यहां पे सीधे सीधे आ जाएगा कितना, mg/2 cos थीटा। ये चीज आप यहां पर लिख सकते हो, या आप लैमीज थ्योरम भी लगा सकते हो, है ना, ये मैंने आपको वेक्टर्स में बताई है तो आप बड़े आसानी से वो लगा सकते हो। ये 3 फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में है, तो लैमीज थ्योरम क्या बोलती है आपको, लैमीज थ्योरम आपको कहती है कि फोर्स उसके अपोजिट एंगल, मतलब mg के अपोजिट कितना एंगल है, 2 थीटा, तो फोर्स बाय साइन 2 थीटा, फिर n1 या n2, तो n2 के अपोजिट वाला एंगल, तो n2 के अपोजिट वाला एंगल है पाई माइनस थीटा, ये पूरा एंगल पाई, तो इसके अपोजिट पाई माइनस थीटा। लैमीज थ्योरम मैंने वेक्टर में पढ़ाया है तो चेक कर लेना। ऐसे ही n1 के अपोजिट वाला एंगल, ये पूरा पाई है, ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा। तो ये चीज आपके पास रहती है, तो यहां से आपका n1 n2 और सब निकल जाएगा जो भी वैल्यू है ना। ये लैमीज थ्योरम से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस सवाल की। इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में आपको एक रस्सी दी गई है, ये रही रस्सी, उसका मास है m और उसकी लेंथ है l। रस्सी को ऐसा 2 पॉइंट से बांध दिया तो वो ऐसा कुछ शेप में हैंग हो रखी है, अभी आप जानते हो ऐसा ही हैंग होगी। ये दोनों एंगल्स थीटा दे रखे हैं, तो आपको बता रहा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ हैंगिंग रोप एज शोन। तो यहां पर इन एंड पॉइंट्स पे कितनी टेंशन होगी। सिंपल सी बात है, इन एंड पॉइंट पे रस्सी जितनी टेंशन लगा रही होगी उतना ही फोर्स जो है ये रिजिड सपोर्ट भी इसको लगा रहा होगा। तो इसको मैं कहता हूं पॉइंट ए, तो यहां पर टेंशन आ गई कितनी, ए। अब ऐसा मत बोला टेंशन सेम हो जाएगी सर पूरी रस्सी में क्योंकि वो स्ट्रिंग है,
मासलेस नहीं है मेरे भाई। तो ए पॉइंट पे टेंशन इधर आ गई। देखो रस्सी ने इधर लगाया तो उसको रिएक्शन इधर मिलेगा, ऐसे इस वाली रस्सी ने इधर लगाया तो इसको रिएक्शन जो है वो कुछ यहां मिल जाएगा, ये टी भी आ गया। तो रस्सी का एफबीडी बना रहा हूं मैं, तो रस्सी पे ये दो एक्सटर्नल फोर्स हो गए और ये आ गया अपने पास mg। अब बताओ इसमें कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, बस कंपोनेंट ले लो। ये पिछले सवाल जैसा है, जैसे वहां पे दो नॉर्मल थे, इस बार बस वो दो टेंशन है, सेम कहानी है। बस यहां थोड़ा ध्यान रखें कि इस बार ये एंगल थीटा है और ये एंगल अपना थीटा है। तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मैं कहूंगा कि टी ए कॉस थीटा जो है वो टी बी कॉस थीटा के इक्वल आएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट इस पूरी रस्सी को एक साथ देख रहा हूं मैं। तो टी ए कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल आ रहा होगा, टी बी कॉस थीटा के इक्वल आ रहा होगा। और ये आ रहा है टी बी साइन थीटा, और ये आ रहा है आपके पास कितना, टी ए साइन थीटा। तो टी ए कॉस थीटा टी बी कॉस थीटा के इक्वल आ रहा होगा। तो यहां से आपको साफ पता लग रहा है कि टी ए जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है टी बी के इक्वल। मतलब ये दोनों पॉइंट्स पे टेंशन हाल फिलहाल सेम हो गई। सर अभी तो आप कह रहे थे कि सेम नहीं होगी, अब यार सॉल्व होके सेम आ रही है ना, पूरी रस्सी में सेम नहीं होगी। यहां तो डायरेक्ट बोल सकता था उसी केस की जैसे सब कुछ आइडेंटिकल है, तो यार टेंशन एंगल अगर डिफरेंट डिफरेंट दिए होते तो एक अलग बात होती, लेकिन एंगल भी सेम ही होंगे, आप जानते हो ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल है अगर। सर तो वाई डायरेक्शन में क्या लिखोगे? अब वाई डायरेक्शन में कुछ खास नहीं बचा यार, वही सेम कहानी। क्या कि 2t sin थीटा। क्यों सर 2t sin थीटा क्यों? एक ऊपर लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, तो दोनों मिलके कितने हो गए 2t sin थीटा, क्योंकि दोनों टेंशन तो सेम है और वो किसको बैलेंस कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं mg को। तो t की वैल्यू जो आ गई वो आ गई mg बाय 2 sin थीटा। खत्म, एकदम बच्चों वाला सवाल। अब थोड़ा सा एक अच्छा सवाल देखते हैं। अब आपसे पूछ रहा है इसी सवाल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। उस रोप के मिड पॉइंट पे टेंशन बताइए। अब आप जानते हो मिड पॉइंट पे, इस मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट कनेक्टेड है इस वाली रस्सी से, इस वाली रस्सी से। तो ये रस्सी एक टेंशन लगा रही होगी इधर और एक टेंशन लगा रही होगी इधर, इसको नाम देते हैं हम कुछ C। तो मिड पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये वाली रस्सी इसको इधर खींच रही होगी, वो उधर खींच रही होगी, रस्सी का काम खींचना होता है। तो अब तुम्हारी मर्जी कि तुम यहां पर एफबीडी किसका लेते हो। अब ये बात को समझो, टीसी आपके, देखो एफबीडी में फोर्स दिखेगा तभी आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे, और एफबीडी में फोर्स कब दिखेगा, एफबीडी में फोर्स तब दिखेगा जब वो एक्सटर्नल होगा। तो सिंपल सी बात है, पूरी रस्सी को लेकर के तो काम नहीं चल सकता, तो रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। तो बेटर है मैं क्या करूं यहां पर, बेटर है मैं यहां पर रस्सी को ऐसा आधा देखूं, और जैसे ही इस रस्सी को मैं आधा देखता हूं तो एक फोर्स लग रहा है इस तरफ। कितना लग रहा है, उसको मैंने कह दिया टीसी, और एक फोर्स लग रहा है यहां से इस डायरेक्शन में, ये कितना लग रहा है, ये लग रहा है टी, है ना, वो हमने निकाल लिया ऑलरेडी, टी हम जानते हैं। और ये एंगल जो है वो आ रहा है थीटा। अब आपको समझना यह है, क्योंकि ये रस्सी आधी को एफबीडी बना रहा हूं इस आधी रस्सी का। सर ये आधी रस्सी क्यों लिया, तुम बताओ और क्या करें, ये फोर्स चाहिए तो ये एफबीडी में दिखना चाहिए, तो मैंने ऐसा ले लिया। अब जो है मैं क्या करने वाला हूं, अब यहां पर मैं इसके लिए, इसका सिर्फ आधी, ये आधी रस्सी है तो इसका जो मास आएगा वो ऑब्वियसली आधा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m/2 इंटू जी। अब मुझे कुछ नहीं, बस कंपोनेंट्स लेने। तो इस t का एक कंपोनेंट आएगा कितना, t cos थीटा, और एक आएगा t sin थीटा। और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो t sin थीटा इसको बैलेंस करेगा, t cos थीटा इसको बैलेंस करेगा। तो x डायरेक्शन में जैसे ही आप इक्वेशन लगाएंगे आप आपका आंसर पे पहुंच जाएंगे, आपके आंसर पे, जो कि है t cos थीटा इज इक्वल्स टू tc। और t कितना है अपना, t है mg/2 sin थीटा। तो ये रख दिया हमने mg/2 sin थीटा, और ये cos थीटा, और ये tc। तो यहां से टेंशन एट मिड पॉइंट इज एक्चुअली mg/2 cot थीटा। खत्म, खत्म। इस तरीके से सवाल होते जाएंगे। अब यहां पर एक बात समझ लेना, वो ये है
कि तुमको ये सब सवाल सॉल्यूशन देखने पर तो बड़े आसान लगेंगे, है ना, जैसे कि खासतौर पे ये वाला, पिछले वाले तो खैर आसानी थे, लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन नहीं बताता तो तुम्हारी बत्ती गुल हो जाती काफी बच्चों की, है ना। तो ये मत सोचना कि अरे सर टफ वाले सवाल कराओ, टफ भी आएंगे, है ना, टफ आएंगे, अच्छे अच्छे टफ आएंगे, तुम हिल भी जाओगे, है ना, ऐसे ऐसे टफ आएंगे, वो चिंता मत करो। लेकिन एक सीक्वेंस अपना रहता है, उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे तो अपने पास ओके टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो एक लास्ट सवाल हम देखेंगे, फिर बाकी की कहानी हम करेंगे कल, और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क के लिए। या चलो इसको तो मैं बता ही देता हूं। तो ये लास्ट सवाल है, इसको मैं फटाफट से बताऊंगा। यहाँ पे आपको बताना है फाइंड द टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। सबसे पहली बात, ये एक मासलेस पॉइंट है तो इस पे फोर्स होंगे बैलेंस्ड। तो मेरे पास यहां से मैंने कह दिया कि इधर जो टेंशन है, ये स्ट्रिंग 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इस पॉइंट को ये वाली रस्सी कुछ खींचेगी, ये वाली रस्सी खींचेगी और ये वाली रस्सी भी खींचेगी। तो अगर आपको T1 निकालना है तो T1 तो साफ साफ पता लग रहा है M1G के इक्वल है। इस रस्सी के टेंशन ने M1 को झेला हुआ है। तो आप अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर आपका आ रहा है T3, इधर आ रहा है आपका T2 और इधर आ रहा है आपका M1G, क्योंकि टेंशन की वैल्यू M1G के इक्वल है। कुछ नहीं करना, T3 और M1G ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं, तो बेटर है T2 को ही तोड़ लिया जाए। तो यहां पर ये एंगल आपके पास आ रहा है 37, तो इसका कंपोनेंट लो T2 cos 37 और इसका कंपोनेंट ले लो T2 sin 37। और अब हम क्या बोलेंगे कि भाई T2 cos 37 इज इक्वल्स टू T3 और T2 sin 37 इज इक्वल्स टू mg, और sin 37 ये आपके पास होगा 3/5, तो T2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 mg/3। इसी तरीके से T2 की वैल्यू को उठा के यहां पटक देना और आपको T3 मिल जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप यहां पर ऐसा कंपोनेंट्स से चीजों को निकाल सकते हैं। अगला सवाल ये है, यहां पर भी आपको ये होमवर्क है आपके लिए, तो इसको ट्राई करके आना। यहां कुछ खास नहीं, 2 ब्लॉक्स दिए हुए, M1 M2 के टर्म्स में रिजल्ट आएंगे। कुछ नहीं है इसमें, एकदम रद्दी सवाल है ये भी, है ना। तुम ऐसे सोच लो कि अभी जो तुम्हें सवाल दिया वो उसका एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, बस इतनी सी बात। क्या तुम इतने हिस्से को सॉल्व करके, मान लो ये मैं देता नहीं, यहां पे मैं एक रिजिड सपोर्ट बना देता, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो बस कुछ नहीं, ये तो अपना M1G आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर टूटता, इसका एक कंपोनेंट इधर टूटता, इसके एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, वर्टिकल को बैलेंस कर देता, हॉरिजॉन्टल में भी मैं फोर्स को बैलेंस कर देता, अननोन निकल जाते। तो ये सवाल आप जरा सॉल्व करके आना। इसको मैं बोल रहा हूं 1, ये है अपना 2, ये है अपना 3, ये है 4 और ये है 5। तो T1 T2 T3 T4 T5 ये सब आपको निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे और भी सवाल थे लेकिन आज हम बस इतने पे ही बात करेंगे। और चलो यार इतना ही करते हैं। वैसे आगे 2 सवाल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, वैसे मैं क्लास में करवाऊंगा एज ए होमवर्क, तुमको अगर करना है तो तुम कर सकते हो, या चलो तुम घबरा जाओगे यार वो सवाल देख के, तो मैं हटा रहा हूँ ये सवाल, है ना, अभी मैं नहीं रख रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बाकी मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कल से, है ना, वैसे मैंने सोचा था आज से ही धमा चौकड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्वेश्चन की फोड़ा फाड़ी, लेकिन आज नहीं हो पाई, आज बेसिक में ही हम अटके रह गए। तो कल से हम देखेंगे, अपना लेवल और बढ़ेगा, धीरे धीरे NLM आपको समझ में आएगा और इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके, मिलते हैं कल।